तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं कि अभी तक बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़े। एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट किए थे सबसे पहले बोल के नंबर 1, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर मैंने दूसरा अकाउंटिंग एक डेफिनेशन बताओ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ transactions and events of financial nature to communicate the business result to the user of financial statement। फिर हमने कुछ आगे पढ़ा ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। तो मैंने बताया था ट्रांजैक्शन का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। फिर हमने बात किया था इवेंट, तो बोला था द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मुझसे बोल रहा है ना तुम लोग, नहीं बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमने बताया अ ट्रांजैक्शन विच सैटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस विल बी टर्म्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कंडीशन नंबर 1, it will change या which will change the financial position of business, that is position of asset and liability। दूसरा बोला था it can be expressed in terms of money। दोनों कंडीशन पूरा किया तो अब क्या बन जाएंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर हमने बात किया था फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट किसको बताया था, हाँ, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या बताया था भैया, ईयर एंड बताया था। इसके बाद हमने एग्जांपल लेके समझा था कि जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं ट्रांजैक्शन है, गुड्स सेल करते हैं ट्रांजैक्शन है, किंतु परचेस सेल का कॉन्सिक्वेंस प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल इवेंट है। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो फाइनेंशियल इवेंट है। कैश बैलेंस बचता है लास्ट में वो फाइनेंशियल इवेंट है। और एक लाइन लिखा है था बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। फिर हमने बात किया था शायद बिजनेस रिजल्ट को लेके। हमने बोला था रिजल्ट दो तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया चार तरह का होता है। नंबर 1, बैलेंस शीट, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फिर बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल टू शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। फिर बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट टू शो द मूवमेंट ऑफ कैश, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। और बनाते हैं फिर नोट्स ऑफ अकाउंट डिस्क्लोजर पॉलिसी के तहत। याद आ रहा है। फिर हमने बात किया था यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब वन हु मैनेजेस द बिजनेस। एक्सटर्नल यूजर का मतलब अदर देन इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर का एग्जांपल बोला था ओनर, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर, और तुम्हारा कंपनी में शेयर होल्डर। और तुम्हारा एक्सटर्नल में बताया था जैसे कस्टमर हो सकता है, सप्लायर ऑफ गुड्स हो सकता है, बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, एम्प्लॉय अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर, क्योंकि मैनेजर एंड डायरेक्टर इंटरनल यूजर होता है। याद है, बिकॉज दे मैनेज द बिजनेस, मैंने समझाया था। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े थे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए बोला था ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो ठो होता है, नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 लेजर। जर्नल में करते हैं रिकॉर्डिंग, लेजर में करते हैं क्लासिफिकेशन। जर्नल फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, लेजर सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल और लेजर को एक साथ बनाने को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। एंड बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। याद आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े थे, हाँ वो हम लोग बोले थे इनपुट होता है ट्रांजैक्शन इन इवेंट, प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में जाएगा तो आउटपुट क्या बन के निकलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, बिजनेस रिजल्ट के लिए एक तो स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने कि कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। याद आ रहा है वो बात। अच्छा ठीक है, इसके बाद पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वही पढ़ाया था ना। दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर preparation and presentation of financial statement. This accounting principle is derived from two things. Number 1 accounting concepts, number 2 accounting convention. Accounting concept का मतलब बोला था these are the assumptions for preparation of financial statement, और accounting convention का मतलब क्या बोला था, these are the guidelines derived from practice of accounting। और वो दीदी एक अच्छा वर्ड बोली थी, रिवाज, याद है ना, रिवाज कन्वेंशन।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में चालू किए थे सबसे पहला सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसका और एक नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और एक नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट। वहां सिखाया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज and all the transaction in the books of account shall be recorded from viewpoint of business and not from the viewpoint of businessman। मैंने समझाया था कार और ड्राइंग्स वाला एग्जांपल लेके, याद है ना? अच्छा, उसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़े थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें बताए थे those transactions and event which can be expressed in terms of money shall be recorded in the books of accounts and those transactions which cannot be expressed in terms of money shall not be recorded in books of accounts। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बात बोलता है। और काफी सारे एग्जांपल बोला, जैसे ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस शीट में नहीं लिखते क्योंकि उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। वो मिस्टर एक्स मेरा मैनेजर मर गया, उसको अच्छा मैनेजर बुक्स में लिखते हैं क्या? नहीं। मेरे दो मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गया, बुक्स में लिखते हैं क्या? नहीं। मैंने तुमको खींच के एक थप्पड़ मारा, बुक्स में लिखेंगे क्या? नहीं। क्यों? मनी में मेजरेबल नहीं है। और फिर मैंने बताया था कि जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है और ये जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, दीज आर द टू बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इनको बेसिक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमने बोला था एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट एंड बोथ द एस्पेक्ट्स शुड बी रिकॉर्डेड। फिर आपने बोला था भैया डबल एंट्री सिस्टम का कुछ चर्चा किया, तो मैंने समझाया था कि डबल एंट्री एक सिस्टम है, डुअल एस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग है, सेम नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बेस बना के बनाया गया था, याद है ना? एंड इट वाज गिवन बाय लुका पैसियोली इन द ईयर 1494। ये लुका पैसियोली कौन से देश से हैं? इटली, याद है ना? मैथमेटिशियन था एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने बताया था अप्रोचेस फॉर रिकॉर्डिंग, एक था ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि यूके बेस्ड है, गोल्डन रूल वाला, और एक है मॉडर्न अप्रोच जो यूके बेस्ड है, कॉमन सेंस रूल वाला। सही बोल रहा हूं? अच्छा, फिर हमने चालू किया ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर उसमें बना अकाउंट्स दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल फिर दो तरह का होता है, एक रियल और एक नॉमिनल। अच्छा, पर्सनल अकाउंट मतलब रिलेटेड टू पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब नॉट रिलेटेड टू पर्सनल। अच्छा, पर्सनल अकाउंट जो होता है वो तीन तरह का होता है, नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई फर्म, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी, बैंक, बैंक का नाम वाला, समझ रहे हैं ना? ये सब हो जाता है। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, so those account which represent single or a group of natural or artificial person। एग्जांपल देता बैंक अकाउंट, बैंक का नाम नहीं, बैंक अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके बाद बोला था प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीसिव इनकम, ये सारा एग्जांपल में लिखवाया था शायद, सही बोल रहा हूं ना? फिर अपने लोग पढ़ने गए थे रियल अकाउंट, और हमने बताया था ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट एक्सक्लूडिंग एनी रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल एसेट तो होता है मगर वो रियल नहीं होता है, वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। फिर मैंने बोला एसेट दो तरह का होता है, एक टैंजिबल एसेट, एक इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल मतलब विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनटैंजिबल मतलब विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। टैंजिबल के एग्जांपल दिया था लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, ये सब दिया था शायद। और इनटैंजिबल में तुम लोग बोला था गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब तुम लोग बोला था, तुम लोग ही बोला था ये सब। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, तुम लोग बोला था ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट। एग्जांपल तुम लोग बोला था वेजेस, सैलरीज, रेंट, कमीशन, एसेट्रा और बहुत सारा था। इसके बाद तुमने गोल्डन रूल्स पढ़ा था। पर्सनल का था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके बाद था नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। फिर आपको मैंने गोल्डन रूल का लॉजिक बताया था कि डिराइव ही कैसे हुआ था, याद है? राम श्याम वाला एग्जांपल लेके समझाया था, ठीक है? उसके बाद फिर हमने चालू किया था देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। मैं कुछ बीच में छोड़ा नहीं ना, जो हम लोग अभी पढ़े एकदम लाइन से बोल रहा हूं ना? अच्छा, ये ऐसे ही लाइन से आपको भी याद हो जाना चाहिए ये सारा चीज। अगर याद रहेगा, मैं बार बार रिपीट करता हूं, तुम अगर ध्यान दे रहा हो मेरा स्टाइल, तो मैं बार बार जो पढ़ाता हूं रिपीट करता रहता हूं और बार बार तुमको बोलना है जिससे याद हो जाए। घर में ज्यादा मेहनत करना जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरा क्लास ठीक से कर लिए, मैं क्लास में सारा चीज याद करा दूंगा आपको, A to Z बात याद करवा दूंगा, बट आपको क्लास ठीक से करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बोले थे देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लाइबिलिटी, नंबर 3 इनकम, नंबर 4 एक्सपेंस। फिर मैंने बोला था ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, कैश ट्रांजैक्शन एंड
हाँ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। फिर मैंने बताया था कैश ट्रांजैक्शन में आउटफ्लो हो सकता है या फिर इनफ्लो, दो तरह का होता है। आउटफ्लो को हम लोग पेमेंट भी बोलते हैं, इनफ्लो को रिसीव भी बोलते हैं। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाई डू वी डू पेमेंट, तो तुमने बोला था वी डू पेमेंट टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैंने तुमसे पूछा था व्हाई डू वी बाई गुड्स एंड सर्विसेज, तुमने बोला टू डिराइव बेनिफिट। तो मैंने बोला था इफ बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर तो वो मेरा एक्सपेंस बन जाता है, बट इफ द बेनिफिट इज नॉट डिराइव विद इन द ईयर इट विल बी एग्जॉस्टेड इन फ्यूचर, आगे भी मिलेगा, तो वो मेरा क्या कहलाता है, एसेट। यानी अगर मैं पेमेंट करता हूं तो पेमेंट से दो चीज आ सकता है, या तो वो मेरा एक्सपेंस बनेगा या तो वो मेरा एसेट बनेगा। फिर रिसिप्ट का बात किया था, वी रिसीव मनी, व्हेन वी रिसीव मनी वी हैव टू गिव बेनिफिट। अगर कैश रिसीव बेनिफिट गिवन वो मेरा इनकम बन जाता है, कैश रिसीव बट बेनिफिट नॉट गिवन वी हैव टू गिव तो वो मेरा लाइबिलिटी। यानी रिसिप्ट के वजह से दो चीज आ सकता है, क्या क्या चीज, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। याद आ रहा है, देखो मैंने यहां पर करवाया तो था, मुझे याद आ रहा है ऐसा, हाँ ये तो रहा, देखा ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यही वाला लिखवाया था ना लास्ट डे, देख लो यहां पर। हाँ जी सर। फिर मैंने पेमेंट के जगह पर देखो एसेट प्लस एक्सपेंस लिखवाया था, रिसिप्ट के जगह पर लाइबिलिटीज इनकम, और इसको सॉल्व करके मैंने प्रूव कर दिया था किसको, अकाउंटिंग इक्वेशन को, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। और हाँ ये दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस शीट। अच्छा हाँ, तुम लोग बोला हम सब लाइन से बोले, एक चीज मैं भूल गया, मैंने पीएल और बैलेंस शीट का भी कुछ चर्चा किया था, मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है धुंधला धुंधला। पीएल का डेबिट साइड में हम लोग सारा एक्सपेंस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारा इनकम लिखते हैं, और इनकम एक्सपेंस मतलब कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसलिए मैंने बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट एंड आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग पीएल, और पीएल अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, याद है। और पीएल से हम लोग का निकलता है प्रॉफिट, कैसे, इनकम माइनस एक्सपेंस करके, एंड दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर एंड इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बनाया था, फिर याद करो, एसेट साइड में एसेट आता है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आता है, और ये प्रॉफिट भी जुड़ जाता है, और फिर लाइबिलिटी भी रहता है। कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और एसेट कौन सा अकाउंट होता है, या तो रियल होगा या तो पर्सनल भी हो सकता है, मैंने समझाया था। और मैंने ये बताया था कि कैपिटल एंड लाइबिलिटी आर पर्सनल अकाउंट एंड आर रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड assets account may be real or personal and are recorded on asset side of balance sheet. So hence we can say balance sheet is a statement of personal and real account. और फिर हमने ये भी बताया था कि बैलेंस शीट का टोटल टैली करता है, याद आ रहा है, एज पर डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। इतना दूर मैंने पढ़ाया था। मैंने अभी तक क्या किया, मैंने पिछले क्लासेस तक जितना पढ़ाया था मैंने पूरा का पूरा को रिकैपिचुलेट करा दिया, पूरा का पूरा बात। यस सर, नो सर, आपको यहां तक कोई डाउट है क्या, जरा पूछ लो, मन में कोई डाउट है कि भैया ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, सब ठीक है। अरे लगा 13-14 मिनट अपने बकबक करने में, किंतु 13-14 मिनट में आपका 4 घंटा का रिवीजन हो गया। जो 2 घंटा 4 घंटा लगाया था तुमने, पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, मैं ना आपके लिए एक नंबर लाइन बना, कौन सा लाइन बोला भैया, बनाया कभी नंबर लाइन, बचपन में नहीं बनाया क्या, मैथ्स फेस्ट में इंटीजर लाइन भी बोलता था इसको। हाँ अब तुमको याद आ गया, बोलो भैया इंटीजर लाइन में ये बीच में यहां पर 0 होता था, राइट हैंड साइड में ना, हाँ प्लस पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 2 ऐसे लिखते थे ना, 3 4 5 ऐसे लिखते थे। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या आता था, -1 -2 -3 -4, और भी जगह तो -1 ऐसे करके जाता था, याद है। तो मतलब मैं ऐसे बोलूं क्या, राइट हैंड साइड जो है ये मेरा पॉजिटिव साइड है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा, हाँ क्या डिजाइन बना, वाह वाह वाह, ये मेरा नेगेटिव साइड है। हाँ ये मेरा बीच का लाइन है, ये मेरा 0 है, 0। क्या कोई दिक्कत है क्या भैया, नंबर लाइन क्यों बना रहे, सुनो तो सही थोड़ा, अगर ठीक से सुनोगे तो मजा आ जाएगा।
और ये वाला बात करने के बाद अगर आप मेरे फैन बन गए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर आप मेरे को अगला 20 मिनट ध्यान से सुने, इसके बाद अगर आप मेरे फैन बन गए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। एट योर ओन रिस्क सुने। अब आगे एक लॉजिकल बात बता, जैसे हम लोग वो कैश ट्रांजैक्शन का बात किए थे, हम लोग बोले थे कैश ट्रांजैक्शन दो तरह का हो सकता है, या तो कैश इनफ्लो होगा या तो कैश आउटफ्लो। तुम अपना कॉमन सेंस से बता, पॉजिटिव का मतलब इनफ्लो होना चाहिए कि आउटफ्लो होना चाहिए? इनफ्लो। तो पॉजिटिव साइड में मैंने लिख दिया इनफ्लो, मतलब कैश का इनफ्लो तो अपने लिए पॉजिटिव है, तो कैश का आउटफ्लो अपने लिए नेगेटिव है। तो कैश का आउटफ्लो अपने लिए क्या है? नेगेटिव है। एकदम सुनते रहना, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, अभी नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। अच्छा, आउटफ्लो को मैंने एक और नाम दिया था, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेमेंट। और इनफ्लो को क्या नाम दिया था? ये रिसिप्ट होता, याद है तुम लोग को? चलो बहुत अच्छा। जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट की वजह से दो चीज बन सकता है। पेमेंट क्या चीज राइज करता है? समझाया भाई? पेमेंट जब करते हैं, ठीक बोल रहा बोलना, एसेट एंड एक्सपेंस। तो पेमेंट का मतलब है या तो एसेट आया होगा घर में, या तो एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया। समझाया ना पूरा लॉजिकली पिछले दिन? अच्छा, रिसिप्ट विल गिव राइज टू टू थिंग्स। हाँ, या तो लाइबिलिटी होगा वो मेरा उसके लिए, या तो इनकम होता है। पक्का ना? अब अगला क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब बड़े ध्यान से सोच के देना सारा बच्चा लोग, एकदम कंसंट्रेशन के साथ। थोड़ा भी इधर उधर है, कंसंट्रेशन फिर से वापस लाओ, एकदम सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं पेमेंट करता हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, अगर मैं पेमेंट करता हूं तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा कि मुझे बेनिफिट देना पड़ेगा? इफ आई एम डूइंग पेमेंट, आई विल बी द रिसीवर ऑफ बेनिफिट कि गिवर ऑफ बेनिफिट? रिसीवर ऑफ बेनिफिट। पक्का? तुम लोग बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं पेमेंट करता हूं तो हियर आई एम द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। अरे जल्दी बोलो। अच्छा, अब बताओ, अगर मेरे को पैसा मिलता है, इफ आई एम रिसीविंग मनी, तो मेरे को पैसा मिलेगा तो मेरे को बेनिफिट देना है कि लेना है? मतलब इफ आई रिसीव मनी, आई विल बी रिसीवर ऑफ बेनिफिट कि आई हैव टू गिव द बेनिफिट? गिव करना है ना, गिवर। तो क्या मैं बोल सकता हूं हियर आई विल बी द गिवर ऑफ बेनिफिट? अरे बोलो हाँ कि ना। अगर ये बात नहीं गया दिमाग में तो फिर से पूछ लो, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। तुम लोग तो गोल्डन रूल वगैरह पढ़ रखा है, डैश द रिसीवर डैश द गिवर। हाँ बोला, बोलो जो से बोल, क्या रिसीवर कौन होता है? डेबिट। तो तुम लोग बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, और क्या बोलता है तुम लोग? क्रेडिट द गिवर। बोलता है ना तुम लोग ये बात? प्रूव्ड। क्या प्रूव कर रहे हैं भैया? बचपन में अकाउंट बनाया है? अकाउंट का जो शेप होता है, अगर कभी ध्यान दिया हो तो ऐसे टी शेप ही तो बनता है। ध्यान से देखो, ऐसे एक लाइन होता है और ऐसे बीच में, हम लोग जो अकाउंट जितना भी बनाते हैं टी शेप ही बनाते हैं। और ये वाला साइड में डेबिट लिखता है और ये वाला साइड क्रेडिट लिखता है। प्रूव कर दिया मैंने। ध्यान से देखो, मैंने बताया ये वाला साइड क्या होता है और ये वाला साइड, याद करो मैंने पहले दिन तुमसे क्वेश्चन पूछा था, बताओ ये वाला साइड डेबिट क्यों होता है और ये वाला साइड क्रेडिट क्यों होता है? समझ में आया? अगर अगर समझ में आएगा तो आपके लिए यूरेका मूवमेंट होगा ये। बोले अब भाई साहब क्या बात बोले। आप बचपन में अगर किसी से पूछेंगे ना ये साइड डेबिट क्यों, ये साइड क्रेडिट क्यों, आंसर क्या मिलेगा पता है? ऐसे ही होता है, ये रोमी हुआ है, इसका कोई नियम नहीं है। किंतु भैया मैंने आपको प्रूव कर दिया, ये साइड डेबिट क्यों और ये साइड क्रेडिट क्यों। समझ में आया यहां तक? और एक मजा का बात, तुम लोग बोलते हैं ना बचपन में कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना। हम तुमसे पहले दिन बोले थे, तुमसे पूछे थे लॉजिक बताओ, तो लोग होता है भैया होता है। मैंने प्रूव कर दिया। ठीक से देखो ध्यान से देखो, एसेट और एक्सपेंस का क्या बैलेंस? डेबिट। और लाइबिलिटी इनकम का क्या होना चाहिए? लॉजिकल है कि नहीं? मैंने लॉजिकली डिराइव किया है, कोई रटाने वाला बात नहीं बोला तुमको।
तुम अगर देख रहा होगा तो तुमको लग रहा होगा भैया आज कुछ गजब हो गया। मैंने तुमसे वादा किया था, तुम अगर मेरे को 3 से 4 क्लास देगा तो अकाउंट्स देखने का नजरिया चेंज करूंगा मैं तुम्हारा, हर चीज का वाई बताऊंगा, हर चीज का। बोलो यहां तक ठीक है? अब खत्म नहीं हो मेरा बात, अभी रुको, अभी तो पार्टी शुरू हो, अभी तो मैंने थोड़ा बहुत बोलना चालू किया बच्चे अभी अकाउंट्स के बारे में। एक बात बता, मैं एक छोटा सा बात पूछता हूं, जैसे एक नेगेटिव फिगर है, मान, क्या फिगर है? अगर मैं नेगेटिव फिगर को अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ता है। समझ रहे हैं? नहीं समझा? मैं समझाता हूं, बाकी लोग जिनको नहीं समझ में वो लोग समझो जल्दी से। मैं बोलता हूं मेरा -1 है, -1 के साथ मैं क्या करूं जिससे आंसर -4 हो जाए? हाँ, -1 के साथ अगर मैं -3 करूं तब जाके -4 होगा ना। तो मतलब मैं बोल रहा हूं अगर कोई नेगेटिव फिगर है उसको और इंक्रीज करना, -4 मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसके लिए फर्दर क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा हूं कि नेगेटिव को, अगर किसी नेगेटिव फिगर को इंक्रीज करना है तो उसको और माइनस करो जाके, और अगर किसी नेगेटिव फिगर को डिक्रीज करना है तो, नहीं समझा मेरा बात, -4 के साथ मैं क्या करूं जिससे -1 हो जाए? -4 है, इसको डिक्रीज कर रहा हूं, -1 में लेके जा रहा हूं, क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्लस करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा हूं अगर कोई नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव फिगर को कम करना है तो क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। मानते हो मेरी बात? अब चलो छोड़ो ये बात, पॉजिटिव फिगर है मेरा, कोई कौन सा फिगर है? पॉजिटिव फिगर को अगर मेरे को इंक्रीज करना है, नहीं समझा तुम लोग? मान ले मेरे पास +1 है, +1 के साथ मैं क्या करूं जिससे +4 बन जाए? पॉजिटिव फिगर को इंक्रीज करना है, समझ रहे हैं? तो प्लस करना पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस। ऐसे पॉजिटिव फिगर को अगर मुझे डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं समझा? अगर मेरे पास +4 से मैं क्या करूं जिससे +1 बन जाए? -3, तो माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चा लोग सोच रहा है कि ये आदमी पागल हो गया। बोला भैया आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने आए थे, आपको याद है? आप अकाउंट्स पढ़ाने आए थे और क्या पढ़ाने का कोशिश करने लग गए? आप मैथ्स पढ़ाने लग गए। हमको मैथ्स नहीं पढ़ना भैया, आपको फीस दिया अकाउंट्स का, आप अकाउंट्स पढ़ाओ हमें। अच्छा छोड़ना है सब बात, मैं जो दिखा रहा हूं उस पर ध्यान दे। अच्छा इधर देखो, इधर इधर, ए नालायक लोग इधर देखो ध्यान से। ये साइड पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है? नेगेटिव है ना। और ये साइड मतलब डेबिट है, तो डेबिट मतलब हो गया नेगेटिव साइड। जल्दी पकड़ो। अरे तुम लोग अभी बोला नहीं डेबिट साइड है, डेबिट साइड मतलब कौन सा साइड वाला गया? जीरो के इधर वाला ना, मतलब नेगेटिव। और सोचो क्रेडिट साइड कौन सा साइड है? पॉजिटिव है। तो मैं बोल रहा हूं माइनस का मतलब होता है डेबिट और प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। बात समझ रहा मेरा इतना दूर? अब जहां जहां मैंने माइनस लिखा है ना, मैं वहां वहां जाके लिखता हूं डेबिट, डेबिट, डेबिट। और जहां जहां मैंने प्लस लिखा है ना, मैं वहां वहां जाके लिख रहा हूं क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। इतना दूर समझ में है? अब रुको। अच्छा ये डेबिट बैलेंस किसका होता है? डेबिट बैलेंस किसका होता है? अभी बताया था, एसेट और एक्सपेंस का। तो ये माइनस मतलब मैं बोलूं ये एसेट और एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस। और पॉजिटिव मतलब तुम बोला क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? लाइबिलिटी और इनकम का। मैं क्या बोलना चाह रहे हैं सुनो ना, अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट और एक्सपेंस को अगर इंक्रीज करना है ना तो डेबिट करना पड़ता है, और एसेट और एक्सपेंस को अगर डिक्रीज करना होता है क्या करना पड़ता है? लाइबिलिटी और इनकम को अगर मेरे को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? और लाइबिलिटी और इनकम को डिक्रीज करना है तो? भैया ये तो मॉडर्न रूल था ना। हाँ, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। मैंने बताया था मैं लॉजिक समझाऊंगा, कैसे डिराइव हो क्या आप समझे। आपको बचपन से कोई नहीं बताया होगा, ये मैं चैलेंज लेता हूं। पहली बार अगर आपको कोई बताया है ना तो समझ जाना उसको कहां से पता चला, अगर आपको कोई बताया होगा।
ठीक है ना, क्योंकि कोई अगर बताया होगा ना तो उससे एक चीज पूछ के आना, आप कौन से बुक में पढ़ेंगे, क्या पूछेगा उससे, हाँ वो बुक दिखाइए जहां पर लिखा होगा, नहीं तो मानेंगे नहीं। और अगर आपको वो नहीं दिखा पाए बुक, तो आप समझ जाना कि कहां से ऑरिजिन, समझ में आया। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। अच्छा बोलो, मजा आया कि नहीं आया? आवाज ही नहीं आया तुम लोग यार। मजा आया कि नहीं आया? क्या होता है देखो, अभी से आदत डालो लॉजिकली चीज को समझने का। रटते हुए जाओगे कुछ दिन तक ही दौड़ पाओगे, लॉजिकली जाओगे ना तो हमेशा आगे चलते जाओ, क्योंकि लॉजिक क्लियर है और चीजें जल्दी सीख पाओ। ये वाला पार्ट नोटिंग करके रखो तो जल्दी से, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से नोटिंग करो। अगली बार कोई दोस्त बहुत उछले ना, बोले मेरे को बहुत अच्छा अकाउंट्स आता है, तो उनसे यही सब क्वेश्चन पूछना, ये वाला साइड डेबिट क्यों, ये वाला साइड क्रेडिट क्यों, समझाओ। फिर देखना कैसा कैसा आंसर देता है। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस क्यों होता है, लाइबिलिटी इनकम का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, पूछना। मॉडर्न रूल का लॉजिक पूछना, कैसे बना, गोल्डन रूल का लॉजिक पूछना। और जब वो ना बता पाए तो समझ जाना कितना अकाउंट्स आता है उसको। इवन इवन बता रहा हूं, अगर तुम्हारा कोई सीनियर मिल जाए ना तुमको, तुमसे बड़ा है, इवन डिग्री होल्डर मिल जाए, उनसे ये क्वेश्चन पूछे। लोग लिख रहे हैं ना, थोड़ा ऊपर करें, 1 2 3 4 5 सब लिख लिया ना, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या दीजिए, मजा नहीं आया? हाँ, अब सारा दोस्त लोग से पूछो जितना जन को जानती है, बता दो बता कौन जानता है। धीरे धीरे लिखते रहो, धीरे धीरे सॉरी, जल्दी जल्दी लिखते रहो। विकास समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अंकित जी समझ में आ रहा है कुछ? तो आप लोग सोच रहे थे थोड़ा देर पहले तक, या पिछले क्लास में सोच रहे होंगे आप लोग, कि बंदा ट्रेडिशनल अप्रोच तो पढ़ा ही दिया, मॉडर्न अप्रोच नहीं समझा रहा। एक्चुअली मैं मॉडर्न अप्रोच का बेस क्रिएट करूं। तो भैया, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच का बात करूं, अब मैं इसका समरी बोल देता हूं, हमको जो सिखाना है। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितना तो अकाउंट होता है, इसका मतलब 5 होता है, 4 नहीं होता है। देख, एक तो एसेट बताया तुमको, एक एक्सपेंस बताया, एक लाइबिलिटी है और इनकम है। और लाइबिलिटी इनकम का कैटेगरी में आता था कैपिटल। सोचो क्यों, मेरे को नहीं बताना, जल्दी सोचो। लाइबिलिटी के साथ ही कैपिटल, सेम रूल है। वो भी बैलेंस शीट के कौन सा साइड में आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है ना।
तो इसीलिए आप लोग बचपन में पढ़ रखे हैं ये सब। मैं पहले एसेट प्लस एक्सपेंस का रूल बताऊंगा और एक साइड में लाइबिलिटी प्लस इनकम प्लस कैपिटल, इन तीनों का एक रूल है। मेरा बात समझ मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी होता है ना, नहीं समझा मेरा? एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग आदमी है। तो कैपिटल का पैसा मालिक बिजनेस को देता है, तो बिजनेस इज लाइबल टू रिटर्न द मनी टू द मालिक। जल्दी पकड़ो। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से ये भी एक तरह का क्या है, लाइबिलिटी तो है। बस कैपिटल को बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, और बाकी जो लाइबिलिटी उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो भैया एसेट और एक्सपेंस का नियम क्या है? अगर ये इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों डिक्रीज होगा तो क्या करना है, क्रेडिट। किंतु लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का रूल है कि अगर ये सब इंक्रीज होता है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होता है तो आगे क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट। भैया एक बात था, इतना बात बोले तो एक बात और बताओ। जैसे हम लोग गोल्डन रूल से भी अकाउंटिंग कर सकते हैं पूरा, और हम लोग मॉडर्न अप्रोच से भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। कौन सा बेटर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर आप पूछते, मैं बोलता हूं आप लोग मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचना चालू करें। अगर कोई बच्चा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सीख रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप गोल्डन रूल से सीख के रखे ना, घबराने का कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे मॉडर्न अप्रोच से सोचना चालू करें। रीजन क्या है कि आगे जाके जब बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो ट्रांजैक्शंस भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आजकल का बिजनेस और पहले का बिजनेस क्या सेम टाइप का बिजनेस होता है क्या? आजकल बिजनेस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई। तो ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन है जिसका जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो गोल्डन रूल से सही एनालिसिस हो नहीं पाता। गोल्डन रूल ना रुक जाता है, जवाब नहीं देता। मैं दिखाऊंगा आपको आगे, अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। किंतु जो मॉडर्न अप्रोच है ना, वो एकदम हमेशा टनाटन आंसर देता है। इसलिए एडवाइस ये रहेगा कि आज से आगे अपनी जिंदगी में जो भी क्या हो, आगे से जब भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे तो हम लोग क्या यूज करने का कोशिश करेंगे, मॉडर्न अप्रोच यूज करने का कोशिश करेंगे। ये मेरा एडवाइस। आप करो गोल्डन रूल, मेरे को इजी नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके लिए अच्छा रहेगा मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि आगे का पढ़ाई में आपके लिए ज्यादा अच्छा है समझने। बोलो मॉडर्न अप्रोच लिख लिया? अब चलो मॉडर्न अप्रोच में जब इतना बात कर लिया तो एक एक चीज को मैं लेके बात करता हूं। पहले मेरे को बात करना है एसेट्स किसको बोलते हैं। जैसे मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखवाया था ना, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, रियल किसको बोलते हैं, नॉमिनल, तो यहां भी तो बताना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ एसेट किसको बोलते हैं। मैंने सिखा दिया। एक्सपेंस किया बोलेगा तो बहुत गंदा लगा मेरे को। पेमेंट किया है, पेमेंट मेड, but benefit is not yet exhausted, it will be exhausted, तो मेरा क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। और एक डेफिनेशन मैंने बताया था, मेरे को बुकिश डेफिनेशन अच्छा नहीं लगता, एकदम लॉजिकल डेफिनेशन एक और जगह बोले थे। मैंने एक जगह बताया था, ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट अकाउंट एक्सक्लूडिंग एनी। तो जो रिसीवेबल होता है वो भी तो मेरा एसेट होता है ना, नहीं समझा मेरा बात? तो ऐसे बोल सकते हैं एनी अमाउंट रिसीवेबल इज आल्सो माय एसेट। मैं बुकिश डेफिनेशन का बात नहीं कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं से लड़ने मत बैठ जाना, भैया बुक में पढ़े थे डेफिनेशन तो कुछ और बोला था। हमको लॉजिकल डेफिनेशन समझना है, क्योंकि लॉजिकली क्लियर हो जाएगा तो आगे आप सब कुछ क्लैरिटी में आ जाएगा। तो चलो एक एक करके बात बोलते हैं। पहला डेफिनेशन आपने मेरे को बोला कि पेमेंट मेड, पेमेंट मेड बट benefit is not yet exhausted, comma, but will be exhausted। will be exhausted समझ है? will be फ्यूचर में एग्जॉस्ट करेंगे, तो ये मेरा क्या है, एसेट है। दूसरा, एनी अमाउंट रिसीवेबल इज ऑल्सो एसेट। अगर कहीं से पैसा मिलना बाकी है तो वो भी मेरा एसेट है।
कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है, डेटर एसेट है। अक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, वो भी मेरा एसेट। समझ रहा है? अब ये जो एसेट होता है ना, ये दो तरह का होता है भैया। आप तो बता दिए थे ना टैंजेबल इंटैंजेबल, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, ना 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 ना, सुनना ध्यान से। एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट और एक होता है शॉर्ट टर्म एसेट। अब लॉन्ग टर्म एसेट को लॉन्ग टर्म नहीं बोलते हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट। और एक कौन सा होता है? करेंट एसेट। हाँ, समझने के लिए लिख सकते हैं यहां पर, ये होता है लॉन्ग टर्म एसेट, और ये होता है, आपके लिए लिख देता हूं, ये होता है शॉर्ट टर्म एसेट। किसी को पता है ये दोनों के बीच में फर्क है? कैसे पता चलेगा कि ये मेरा नॉन करंट एसेट है कि मेरा करंट एसेट है? एक साल। तो मतलब एक बच्चा बोल रहा है, मेरे को एकदम सही रेफरेंस लगा। वो बच्चा बोल रहा है मेरे को कि भैया अगर आपका जो एसेट है ना, एसेट, उससे जो बेनिफिट आएगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म है। और अगर कोई एसेट है जिससे मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ्स, वो बोल रहा है या तो 12 महीना या तो 12 महीने से कम में बेनिफिट मिल जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। नहीं समझा मेरा बात? अगर किसी एसेट से बेनिफिट मेरे को बोल रही है 12 महीना से ज्यादा का लिए मिलेगा तो मेरा लॉन्ग टर्म है, और 12 महीना या उससे कम के लिए मिलेगा तो मेरा शॉर्ट टर्म। मेरा क्वेश्चन 12 महीना कब से? अप्रैल टू मार्च तो एक साल हो गया। अब समझो, तुम यहां तक बोला, यहां तक सब में बोलता है, पर ये देखा जाता है एट ईयर एंड। क्या बोला? ईयर एंड। मतलब ये बेनिफिट विल बी डिराइव फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स कहां से बोला? फ्रॉम बैलेंस शीट डे। यहां पर ये वर्ड ऐड कर लेना, फ्रॉम कौन सा डे? बैलेंस शीट डे। भैया थोड़ा समझाएंगे प्लीज? मैं समझा देता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा, जरा समझो, ध्यान से समझना। देखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं बोल रहा हूं ये मेरा ईयर है 2022, ये है 23, ये है 24 और ये है 25। मैंने 1 तारीख को एक फिक्स एसेट खरीदा 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदा? 1 लाख। और इसका जिंदगी है 4 साल। मैं यहां खड़ा हूं, मैंने एसेट खरीद लिया, अभी तक यूज नहीं किया। याद है ये वाला एग्जांपल लिया था पहले भी। अब मैंने 1 साल यूज कर लिया, तो 1 साल का बेनिफिट डिराइव हो गया। बोलो हाँ, 1 साल का बेनिफिट डिराइव। अब 1 लाख का एसेट है, 4 साल जिंदगी है, तो 1 साल का बेनिफिट, तो 25,000 का बेनिफिट डिराइव हो गया। तो ये मेरा एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन बोल के पीएल में डाल देंगे। अब मेरे को चेक करना है कि जो बाकी 75 बच गया वो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है कि शॉर्ट टर्म। तो किस दिन देखेंगे? मैं यहां पर बैलेंस शीट डेट के दिन मैं यहां खड़ा होऊंगा। बात समझा? मैं यहां खड़ा होकर सोच रहा हूं कि ये जो मेरे पास अभी मशीनरी बचा है ना, जो फिक्स एसेट है, इसका बेनिफिट मुझे अब और कितने सालों तक मिलेगा। अगर ये बेनिफिट अगला 12 महीना के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा तब तो ये करंट एसेट है, और 12 महीने से ज्यादा जाएगा तब ये लॉन्ग टर्म है। जरा सोच के बताओ, ये जो एसेट है इस पे अभी जो बेनिफिट मिलने वाला है, अगला 12 महीने के अंदर बेनिफिट खत्म कि उससे भी ज्यादा है? उससे ज्यादा है। तो ये जो है ना, ये मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है, मतलब नॉन करेंट एसेट है। बात समझा? अरे बोलना, समझा? एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कस्टमर को यहां माल बेचा, भाई यहां मतलब कहां? डेट बोलिए, डेट। मान लो 1 दिसंबर को मैंने माल बेचा, ठीक है। उसका कलेक्शन आने का बात है अगले साल 2023 में 1 मार्च को उससे कलेक्शन मिलेगा। बात हुआ है उससे, कब मिलेगा?
मार्च में कलेक्शन मिलेगा। तो सोचो मैं ईयर के एंड में यहां खड़ा हूंगा, अब मैं यहां खड़ा होकर सोच रहा हूं कि डेटर से पैसा रिसीवेबल है, तो मतलब वो मेरा एसेट है। अब मुझे देखना है कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, नॉन करंट की करंट। तो पहले सोचो डेटर से जो बेनिफिट मिलने वाला है वो अगले 12 महीने के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा कि 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा। भैया पेमेंट तो 1 मार्च को आ जाएगा, मतलब बेनिफिट 12 महीने के अंदर अंदर पूरा खत्म। इसका मतलब डेटर मेरे लिए क्या बन गया, करेंट एसेट। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म कितना, करेंट एसेट। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज पे ध्यान लगाओ, 12 महीना का जो पॉइंट आप बोल रहे हो वो कहां से देखना है, ईयर के एंड पे। यहां खड़ा होके देखो, विजुअलाइज करो, अगर बेनिफिट अगले 12 महीना के अंदर मिल जाएगा आपको तब वो शॉर्ट टर्म करंट एसेट है, और बेनिफिट अगर 12 महीना से ज्यादा का मिलेगा तब वो लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट एसेट। बोलो मैं समझा पाया? यस सर कि नो सर? यस सर। देखो आपने यहां तक लिखा है क्या, देखो तो जरा। अब मैं सोच रहा हूं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं, लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉन करंट एसेट का कुछ एग्जाम्पल लिखे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब अरे कुछ नहीं, बचपन में इसी को तुम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते थे, जिसको तुम लोग बचपन में फिक्स एसेट नहीं बोलता था, आजकल उसको हम लोग स्टाइल से, आजकल हम लोग उसको स्टाइल से बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में पीपी बोलते, पीपीई है वो फिक्स्ड एसेट। तो मेरे मुंह से कभी पीपी निकले चाहे फिक्स्ड एसेट निकले, बात एक ही। ठीक है, मैं पीपी क्यों बोलने लगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कुछ रिवीजन आया, वहां पर वो लोग नाम चेंज कर दिया था फिक्स एसेट। जनरल पार्लेंस में आज भी फिक्स्ड एसेट ही बोलते हैं, बट सही टेक्निकल वर्ड क्या फिक्स एसेट का, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नहीं समझा मेरा बात? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट होता है। और एग्जांपल देते हैं, इनटेंजिबल एसेट। नहीं समझा? मैं एग्जांपल नहीं लिखना चाहता, इनटेंजिबल का एग्जांपल हम पहले भी लिखा चुके हैं। अब बोलो कौन कौन सा। फर्नीचर इनटेंजिबल है, मतलब फर्नीचर आप छू नहीं सकते हैं, आप सिर्फ फील करते हैं, मतलब चेयर पे बैठे नहीं जाता, बस ऐसे करके बैठ जाता, दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल चेयर। हाँ, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट, और ये सब भी मेरा नॉन करंट एसेट के कैटेगरी में। ऐसे ही होता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने कहीं पैसा लगाया 12 महीना से ज्यादा के लिए तो वो लॉन्ग टर्म हो गया इन्वेस्टमेंट। नहीं समझा? मैंने रिलायंस का 500 शेयर खरीद के रख दिया, बोले भैया कब बेचेंगे, हम बोला अभी नहीं, अब 10 साल बाद बेचेंगे। तो मैंने ये जो पैसा लगाया है इसका बेनिफिट कितने दिनों के लिए लगाया, 12 महीने के लिए, 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो मेरा लॉन्ग टर्म हो गया ना। तो भैया इसका मतलब अगर आप कहीं पैसा लगाएं 12 महीने से कम, तब तो शॉर्ट टर्म हो गया, वो शॉर्ट टर्म हो गया। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा, इसके बाद हो सकता है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। भैया लोन तो लाइबिलिटी होता है, अरे ये लोन मैंने लिया नहीं, दिया है। अगर मैंने किसी को लोन दिया 12 महीना से ज्यादा के लिए तो भी क्या है, लॉन्ग। समझ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैंने आपको लोन दिया 5 साल का, बोले भैया 10,000 रुपए लोन दीजिए ना, मैंने आपको दिया, हम बोला कब वापस करेंगे, बोले 5 साल बाद। तो सोचो मैंने आपको लोन दिया तो मेरे को ये पैसा आपसे मिलेगा ना वापस, तो मेरे लिए एसेट है ना, रिसीवेबल मतलब मेरे लिए एसेट हो गया ना। बोलो हाँ कि ना? अब मैंने आपको जो लोन दिया कितने दिन के लिए, 12 महीने से कम के लिए कि 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो इसीलिए लिखा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा, अब मैं यहां पर ना बगल में करंट एसेट्स का एग्जांपल, किसका? हाँ बोल सकता है, चलो सबसे पहला बच्चा बोल दिया भैया कैश बैलेंस। कैश बैलेंस समझता है, जो कैश कैश बॉक्स में पड़ा हुआ बिजनेस का, कैश बॉक्स जानता है ना तुम लोग?
अच्छा, इसके बाद तुम लोग का बैंक बैलेंस हो सकता है। बैंक बैलेंस नहीं समझता है क्या? बैंक बैलेंस मतलब पैसा कहां पड़ा हुआ है। मैंने 1 लाख जमा किया था, 30,000 निकाल लिया, बोलो मेरा बैंक बैलेंस कितना है? 70,000। तो बैंक बैलेंस का मतलब, सीधा सीधा मतलब इसका ये होता है, व्हेन योर डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉल। नहीं समझा बात? अगर मैंने बैंक में पैसा ज्यादा जमा किया, निकाला कम है, तो बैंक में बैलेंस है, वो मेरा करंट एसेट है, मैं बैंक में जब जाऊं तब जाके निकाल सकता हूं। अच्छा, एक बच्चा बोला भैया स्टॉक भी हो सकता है। हाँ, स्टॉक, स्टॉक समझता है ना? स्टॉक मतलब जो गुड्स बिक गया कि नहीं बिका। हाँ, जो अनसोल्ड गुड्स मेरे पास बचता है उसको बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स। इसके बाद एक तो बोले वो डेटर भी हो सकता है। डेटर समझता है कौन? कस्टमर जिसे पैसा मिलना बाकी है, तो लिख लो कस्टमर फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल से याद आया, एक वो भी होता था, क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, सुना है? बिल्स रिसीवेबल सुना हो? क्या होता है? बड़ा होता है कुछ, बिल होता है, रिसीवेबल होता है। ठीक है, डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा, आगे जाके बिल्स का अपना चैप्टर आएगा ना, तो मैं वो आपको समझाऊंगा। इसको बोलते हैं बिल्स ड्रॉन, जो बिल हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक बार लिख के रख लो ऐसे, दिस आर द बिल्स ड्रॉन। बिल्स क्या बोले? ड्रॉन। हाँ, फिर वो बच्चा हमको याद आ रहा, बोल रहा था अक्रूड इनकम, कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था। अक्रूड इनकम मतलब जो इनकम मिल गया, कि मिलने वाला है, मिलने वाला है, मतलब दिस आर द इनकम रिसीव्ड, नहीं रिसीवेबल। इनकम मिला नहीं है, मिलने वाला है। फिर एक बच्चा तुरंत उसके बगल में बोला था, मुझे याद आ रहा है, वो प्रीपेड एक्सपेंस एक कोई बोल रहा था। एक प्रीपेड एक्सपेंस समझते हैं? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मैंने सारा एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मैंने बस दो चार जो बहुत ज्यादातर आता है बस उसका एग्जाम्पल लिखवा दिया। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ पता? बेसिक पढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर मान ले आपने बचपन में जब पढ़ाई किया होगा, तो पढ़ते हुए आपका सिस्टम में वायरस लोड हो जाता, काउंटिंग वायरस। तो बेसिकली ये जो पहला 3-4 क्लास है ना, ये एंटी वायरस रन कर रहा हूँ मैं। अगर कोई वायरस हो तो वो निकल जाए, कुछ भूल गया हो तो वो याद आ जाए, जो नहीं पता है वो पता चल जाए। और मैं ये डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा का अकाउंट्स का बैकग्राउंड ही नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। हो सकता है आप में से कोई, किसी का साइंस का बैकग्राउंड, उसको आइडिया नहीं है, तो ये सब लिखा हुआ रहेगा तो उसको कम से कम आइडिया हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब चीज, बोलो यहां तक सब लिख लिया? अच्छा, मैंने किसका बात किया था अभी? एसेट। एसेट हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूं लाइबिलिटीज को लेकर, बात करना चाहता हूं बच्चे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? डेफिनेशन बताओ। हमने पढ़ा दिया है, एक नहीं दो दो जगह बताया लाइबिलिटी का अलग अलग डेफिनेशन। सोचो सोचो, हाँ चीटिंग करो ना, अरे कॉपी खोलो ना, पीछे आओ ना। बोले एक बार जो कॉपी में लिख दिया मैंने, मैं दोबारा पलट के नहीं देखता, ऐसा थोड़ी ना। पलट के देखो कहीं पर लाइबिलिटी के बारे में कुछ लाइन लिखा है क्या? हाँ, पैसा मिल गया पर अभी तक बेनिफिट दिया नहीं है, देना बाकी है, तो वो भी मेरा लाइबिलिटी है। या फिर ऐसे बोले, किसी को अगर पैसा देना बाकी है वो भी तो मेरा लाइबिलिटी है। किसी को पैसा देना बाकी है तो वो भी मेरा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में एक बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला कैश रिसीव बट बेनिफिट नॉट येट गिवन। पैसा मिल गया किंतु उसके बदले मैंने बेनिफिट अभी तक नहीं दिया, बेनिफिट देना बाकी है, तो लाइबिलिटी है। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं, एनी अमाउंट पेबल। अगर किसी को पैसा देना बाकी है तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। जैसे एसेट दो तरह का होता है ना,
नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। वैसे लाइबिलिटी भी जानते हो दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना, और एक होता है करंट लाइबिलिटी। जैसे एसेट होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वैसे लाइबिलिटी भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, ये मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी समझते हैं, वही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब इफ आई एम लाइबल टू पे, मेरे को जो पेमेंट करना है उसके लिए पे करना है फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 12 मंथ्स। कहां से 12 मंथ्स? फ्रॉम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट डेट। मैं बोल रहा हूं अगर एग्जाम में आंसर लिखना, सारा बच्चा क्या लिख के आएगा पता है? 12, लिखते ही मिलेगा 0। सही आंसर क्या? 12 मंथ फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। ये देख, ये क्लासिफाई करेंगे कब? क्या सारा साल बैठ के क्लासिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? और धंधा नहीं करना है क्या? धंधा तो करना है सारा साल। ये क्लासिफाई कब करोगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? ईयर के एंड में। सारा साल नहीं करता कोई बैठ के ये सब काम, तो धंधा कब करेंगे? सारा साल अकाउंट ही करते रह जाएंगे क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? अच्छा, ऐसे ही करंट लाइबिलिटी क्या है? अगर दिस अमाउंट इज पेबल फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू, हाँ, 12 मंथ्स फ्रॉम, कहां से? बैलेंस शीट डेट। मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा, एक काम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एक दो एग्जांपल लिख ले। तुम लोग के मन में कोई एग्जांपल आ रहा है? लोन ले सकते हैं हम कहीं से? नहीं समझा मेरा बात? मैं ऐसे लिखो लॉन्ग टर्म लोन। मैं स्पेशली लॉन्ग टर्म क्यों बोला बोलता हूं? अगर लोन मैंने 12 महीना से ज्यादा के लिए ले रखा है तो लॉन्ग टर्म हो गया, और 12 महीने से कम के लिए लेके रखा है तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहां पर एक शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। यस सर कि नो सर? अच्छा, और कोई लाइबिलिटी से कभी सुना? डिबेंचर, कंपनी लोग डिबेंचर इशू करता है, लोन जैसा ही तो होता है, सुना होगा कभी? तो वो भी क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अच्छा चल, अब छोड़ लॉन्ग टर्म, छोड़, करंट लाइबिलिटी का बात कर। क्रेडिटर, सही बोला, मेरे को क्रेडिटर बोल रहा है। अच्छा, क्रेडिटर मतलब, क्रेडिटर कौन है मेरा? हाँ, जिससे मान लिया सप्लायर टू हुम मनी इज पेबल, सप्लायर टू हुम मनी इज पेबल। एक सेकंड, पेबल वर्ड से कुछ याद आ रहा है मेरे को? तुम लोग को भी याद आ जाना चाहिए, पेबल वर्ड से कुछ याद आ रहा है? बिल्स पेबल सुना है ना ये? हाँ, बिल्स पेबल मतलब बिल्स एक्सेप्टेड होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है बिल्स, तो डरे नहीं, आगे बिल्स का प्रॉपर चैप्टर आएगा, वो मैं डेप्थ में बताऊंगा। अभी आधा बात बता के क्या ही कर ले। हाँ, एक हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट समझते हो? मैंने बैंक में 1 लाख जमा किया था और मैंने 1,20,000 निकाल लिया है। बैंक से ज्यादा निकलता है क्या? हाँ, अगर आप बैंक को बोलोगे कि आप मुझे ज्यादा निकालने का फैसिलिटी दीजिए, तो बैंक देता है आपको ये फैसिलिटी। तो 1 लाख डाला, 1,20,000 निकाल लिया, तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो गया ना 20। इसी को क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कब होगा? आंसर है व्हेन योर विड्रॉवल विल बी मोर देन डिपॉजिट। अगर आप बैंक से विड्रॉ ज्यादा कर रहे हो, जमा कम कर रहे हो, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट।
हाँ, एक बच्चा ये चिल्ला रहा था थोड़ा देर पहले, बोल रहा था आउट, क्या बोल रहा था? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी तो शॉर्ट टर्म ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेबल, पे नहीं किया, पे करना बाकी है, एक्सपेंस पेबल। और एक कुछ बोला था, प्री रिसीव्ड इनकम बोल रहा था शायद, प्री रिसीव्ड इनकम, टाइम से पहले इनकम मिल गया, राइट? मतलब प्री रिसीव्ड इनकम किसको बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, ये सब बात बोलते बोलते लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लोग भी लिख रहे हैं ना, बहुत इजी है, बस रिकैपिचुलेट कर रहे हैं अपने लोग बेसिक्स। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, मैं तो बस पूछे कि एग्जांपल लिख रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, एसेट लिखवा दिया, लाइबिलिटी लिखवा दी, फिर मन में आ रहा है मेरे को इनकम, इनकम किसको बोलते हैं? लिखवा दिया मैंने पहले ही। देखो 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 मेरा, कैश रिसीव बेनिफिट गिवन बिकम्स योर इनकम। कैश रिसीव बेनिफिट गिवन। अब इसके लिए ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों को पता है ये सब क्या होता है, बहुत बात हो चुका है। एक्सपेंस क्या होता है? पेमेंट कर दिया, बेनिफिट विद इन द ईयर मिल गया। पेमेंट मेड एंड बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब बुकिश डेफिनेशन नहीं है, मैं एकदम जनरल टर्म्स में आपको चीज को समझा दे, आगे कहीं पर दिक्कत ना, सोचने का नजरिया आपका अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं। अच्छा, एक तक कैपिटल किसको बोलते हैं, बोलते? कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो मालिक किसको देता है? बिजनेस को देता है। अमाउंट ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ओनर, इसी को तो कैपिटल बोलते हैं। या फिर घुमा के ऐसे भी बोल सकते हैं, बोल तो कैसे, ऐसे सोच सकते हैं, मालिक जो बिजनेस को पैसा दिया वो कैपिटल कहलाता है ना, और यही पैसा जो कैपिटल है बिजनेस को वापस करना पड़ता है, किसको? मालिक को। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू ओनर? समझ रहे हैं मेरा बात? ऐसे भी तो बोल सकता हूं, दिस इज द अमाउंट पेबल, जो देना बाकी है, बाय 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 बिजनेस टू ओनर। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कैपिटल बोल देते हैं। नहीं समझ रहा है? समझ रहे हैं ना सब? हाँ, हाफ गया तो अच्छा बात है, अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, एक लास्ट बताओ, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? ड्राइंग्स जब मालिक क्या लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए? हाँ, कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कुछ भी ले जाए। बिजनेस से अगर मालिक कुछ भी उठा के ले जाए घर में, क्या यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ऐसे लिख देते, कैश और एनी अदर एसेट taken over by owner from business for personal use। मालिक बिजनेस से अगर कोई भी पैसा, एसेट, कुछ भी उठा के ले जाए, किसके लिए? पर्सनल यूज करने के लिए, तो बस हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स बोलते। नहीं समझ में आ रहा है ना? सब टनाटन है ना? अरे बोलो। लिखो, some special points
टू रिमेंबर। मेरे को लगता है ये जो आगे बोलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। यहां पर बच्चे गलती करते हैं कई बार, इसीलिए एक बार सांस वास ले लो। काफी देर तक तुम लोग सुन लिया मेरा बकबक, तो लंबा लंबा एक दो सांस ले लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, समझ रहे हैं ना। एक बार जस्ट गो थ्रू करो, अभी तक जितना लिखा है ठीक है क्या? आज जो भी आपने लिखा अभी तक सब क्लैरिटी है कि मुझे कुछ समझाना हो? एक बार गो थ्रू कर ले मुन्ना। जल्दी जल्दी गो थ्रू गो थ्रू गो थ्रू कर लो कर लो। कैपिटल इंटरनल है, वो लाइबिलिटी के कैटेगरी में नहीं आता है ना, अलग है ना, लाइबिलिटी अलग होता है। जब मैं सिर्फ लाइबिलिटी बोल रहा हूं मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और इंटरनल लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। बोलो कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं? तो ठीक है, देखो, when we buy asset, क्या बोला पहला पॉइंट? when we buy asset मतलब जब हम कोई एसेट खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं एसेट? दो चीज हो सकता है। मैं कोई भी एसेट जब जाके खरीदता हूं तो दो चीज हो सकता है। क्यों खरीदता हूं? नंबर वन, या तो उसको खरीद के बेचेंगे या फिर खरीद के यूज कर लेंगे। वी बाई एसेट आइदर टू, या तो सेल करने के लिए या तो फिर क्या करने के लिए? यूज करने के लिए। नहीं समझा मेरा बात? मैं एक एयर कंडीशन खरीद के लाया, क्यों? मैं बेचूंगा, मेरा धंधा है एसी बेचने का। मैं एसी खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं, तो मैं खरीद रहा हूं क्या करने के लिए? बेचने के लिए। ये हो गया। और दूसरा, मैं एक एसी खरीद के लाया, भैया बेचोगे? ना ना, मैं लगा के हवा खाऊंगा ठंडा ठंडा। मेरा बात समझ रहे हैं? तो जब मैं ठंडा ठंडा हवा खाने के लिए एसी खरीद रहा हूं मतलब यूज करने के लिए। समझो, व्हेन वी बाय एसेट टू सेल, जब बेचने के लिए कोई एसेट खरीदते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। क्या बोल देते हैं? गुड्स होता है, गुड्स। या फिर बहुत जन इसे स्टॉक भी बोल देते हैं, सुना कभी? बहुत जन इसे इन्वेंटरी भी बोल देते हैं। किंतु अगर हम यूज करने के लिए कोई एसेट खरीदते हैं ना, तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट कहलाता है। क्या है भाई साहब? फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट को आजकल क्या बोलते हैं? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक। अब मेरा बात समझो, जब हम एसेट खरीदते हैं बेचने के लिए, मतलब जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो जब गुड्स खरीदोगे तो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए परचेज अकाउंट। तुमको अगर बोलेगा ना गुड्स परचेज हुआ, तो कौन सा अकाउंट यूज होता है उसके लिए? परचेज अकाउंट यूज होता है। किंतु अगर तुमको बोला है तुमने यूज करने के लिए कोई एसेट खरीदा है, तो इसका मतलब वो तुम्हारा क्या है? फिक्स एसेट। तो जब आप फिक्स एसेट परचेज करते हो तब परचेज अकाउंट यूज नहीं करते हैं। जो एसेट खरीदे हो वो अकाउंट, मतलब लैंड खरीदा है तो लैंड अकाउंट, प्लांट खरीदा है प्लांट, मशीनरी खरीदा है मशीनरी, फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर। नहीं समझा? मैं बोलता हूं परचेज गुड्स फॉर कैश। तुम लोग को थोड़ा बहुत एंट्री आता है, बोलूं मैं? एंट्री क्या होगा? परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट यूज किया ना। मैंने बोला परचेज मशीनरी फॉर कैश। क्यों मशीनरी लिखा? समझ, दोनों ही तो परचेज है। गुड्स खरीदा है मतलब बेचने के लिए, और अगर मशीनरी खरीदा है तो यूज करने के लिए। वही बोल रहा हूं, तो यहां पर यूज होगा रेस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट अकाउंट। एग्जाम्पल, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट,
एसेट्रा एसेट्रा। बात समझा कि नहीं समझा? मैं आपको समझा पा रहा हूं ना ये बात? अच्छा, मेरे को बनना जरा बताना ना, ये जो परचेज अकाउंट होता है ना, वो जो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे ना, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके हिसाब से बोले तो 3 अकाउंट हो गया था, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट कि नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। रीजन क्या है? एक्सपेंस है भैया, अगर परचेज करे तो मेरा खर्चा है ना। नहीं समझा बात? जब हम माल परचेज करते हैं तो हम पेमेंट किए, तो पेमेंट किए थे, उसके बदले कुछ बेनिफिट मिला। हाँ भैया, गुड्स मिल गया, गुड्स मिल गया, तो बेनिफिट मिल गया ना तुमको, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस है मतलब ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो परचेज अकाउंट रीजन में यहां लिख दिया क्योंकि ये कौन सा है? एक्सपेंस होता है, इसलिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नहीं समझा? अच्छा, और फिक्स एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट। ये तो एसेट है ना मेरे भाई, अरे बोल ना। हाँ, बस यही है कि 1 साल से ज्यादा चलेगा, लॉन्ग टर्म नेचर का है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ऑल एसेट्स अकाउंट है रियल अकाउंट एक्सक्लूडिंग एनी रिसीवेबल। ये रिसीवेबल तो है नहीं, तो रियल अकाउंट ही है। समझ में आया? अच्छा, व्हेन वी सेल, अब हम जब बेचते हैं तो हम बेचेंगे या तो गुड्स बेचेंगे। नहीं समझा बात? अरे अभी समझा है, गुड्स किसको बोलते हैं? जो खरीदते हैं बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं ना। और या फिर हम बेचेंगे फिक्स्ड एसेट। जब हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? हाँ, ये सबको पता है, सेल्स अकाउंट। और जब हम फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सेल मत यूज करना। अगर बोलते हैं मशीनरी सेल किया तो एंटर कैश टू सेल, नहीं, कैश टू मशीनरी। फर्नीचर सेल किया, कैश टू फर्नीचर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? याद दिला रहा हूं, पुराना बात से लिंक कर रहा हूं। तो इसलिए फिक्स एसेट अगर सेल होता है तो हम क्या यूज करते हैं? तो आंसर है रेस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट अकाउंट। एग्जाम्पल में वही लिख रहा हूं, दैट इज आपका लैंड अकाउंट हो सकता है, मशीनरी अकाउंट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गया? अच्छा बताना, तो ये जो सेल्स अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्यों? वेरी गुड। अगर हम सेल करते हैं तो ये मेरा क्या है? इनकम। मेरा बात समझो, सेल करते हैं, कैश रिसीव, बेनिफिट में क्या दिया? गुड्स दे दिया, तो बेनिफिट गिवन, तो ये मेरा क्या बन गया? इनकम। नहीं समझा सर? अब चलो। अच्छा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हाँ, ये रियल, अब चेंज मत कर देना, ऊपर ही अभी बता दिया था। एसेट अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट। फिक्स्ड एसेट रियल होता है। ये सब समझ में आ रहा है ना? ये छोटा छोटा चीज है, कई बार हम देखते हैं ऐसे दिया हुआ रहता है, फर्नीचर परचेस फॉर कैश, एंट्री बताओ। बच्चा क्या लिख किया था पता है? परचेस टू कैश। तुम लोग भी किया है, तुम लोग भी हंस रहे अपने मन में, हम भी ये कांड करके आए, तुम सोच रहे हो मन में, होता है, इसलिए ये सब चीज क्लैरिटी कर दे, आगे जाके दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर रिटर्न। मैंने क्या हेडिंग लिखा, ध्यान दिया? अगर मैंने एसेट रिटर्न का बात नहीं किया, ठीक से देखो क्या लिखा है। हाँ, गुड्स अगर रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स गुड्स, दो सिचुएशन बनता है। या तो अगर हम गुड्स परचेज करके, परचेज गुड्स रिटर्न करेंगे, तो परचेज गुड्स अगर रिटर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, या तो परचेज रिटर्न बोल लो सिंपल वर्ड में, या फिर आप सही बोले, इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी बोल सकते। और अगर आपका
सोल्ड गुड्स रिटर्न हो रहा है। हाँ, इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, सेल्स रिटर्न, या फिर इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ ना बच्चे लोग, सब ठीक है ना, साथ साथ चल रहे हैं ना? बोला भैया अब तीसरा क्लास तक ऑलमोस्ट पहुंच गए, अब थोड़ा थोड़ा आपका आदत हो गया, अब आपका स्टाइल समझ में आ गया कि हम लोग को समझ के लिखना भी पड़ेगा। और अगर आप ध्यान दिए हो, ज्यादा नहीं, आज तो तीसरा ही क्लास है शायद अपना, कितना तो पेज लिख लिया जरा देखते। सोचा रहे ना, इतना तो हम लोग एक महीना में लिखते थे पहले। होगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आपके पास खुद का एक लिखा हुआ बुक होगा, बस उसको बेचना मत करें, क्योंकि सारा चैप्टर का पूरा हम एकदम नोट्स लिखा देंगे। अब ये लिखाने का फायदा क्या जानते हो, बहुत सारा बच्चा लोग बोलता है भैया फटाफट समझाइए ना, टाइप करके नोट्स दे दीजिए, काम हो जाएगा, हम जल्दी कर लेंगे, टाइम वेस्ट करा रहे हैं। फायदा कहाँ होता है पता है, एग्जाम के पहले दिन। एक तो जब आप सुन के समझ के जब कोई चीज लिखते हो ना, उसका रिटेंशन बढ़ जाता है, नंबर 1। दूसरा, जब आपके खुद से हाथ से लिखा हुआ रहता है ना, आप पढ़ते हैं तो याद जल्दी होता है। बुक में तो अब बचपन से बहुत चीज लिखा हुआ है, सारा याद है, किंतु सोच के देखना, अगर अपने हाथ से कुछ लिखा था वो पढ़ा था तो याद हो जाएगा। और कई बार तो आंख बंद करते तो पिक्चर आ जाता है उस पेज का, कभी विजुअलाइज किया ऐसे, देखना आ जाएगा। इसके पीछे रीजन है, मैं ये क्यों करता हूँ, इसके पीछे रीजन है। और दूसरा, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं दे रहा हूं आपको, पूरा एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज का घटिया इंग्लिश में लिखा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इंग्लिश लिखा देने से तुम लोग का इंग्लिश कैसा तुम लोग खुद को पता है। और जब मैं ऐसा नॉर्मल इंग्लिश में लिखाता हूं, तुमको समझ में भी आ रहा है, खुद का हैंडराइटिंग में, सबसे फायदा होता है एग्जाम के पहले दिन, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन तक तो सारा चीज आप भूल जाते हैं। अभी अरे सर क्या बोले थे उस दिन यार, याद नहीं, और एक बार याद हो जाए फिर मेरे को फोन करेगा, कोई कारण से मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, मान लो उस दिन मेरे लाइफ में भी कुछ इमरजेंसी आई सकता, तो क्या करोगे, एग्जाम देने नहीं जाओगे, बोला नहीं अगली बार भैया फ्री होंगे ना उसके बाद एग्जाम देंगे, ऐसा होगा क्या? तुम्हारे पास सारा नोट्स लिखा हुआ रहेगा, तुम फट से खोल के देख लेगा, और रिवीजन करने में आसानी होगा। सोच के देख, 2-2 घंटा का बाद 5-5, 10-10 मिनट में रिवाइज कर सकते, एक जगह लिखा होगा, रिवीजन में बहुत हेल्प होगा। अच्छा सुना, ये सब तो बकवास हो गया बहुत, मेरे को बता, एक बच्चा मेरे को बोल रहा है कि भैया सुनिए ना, मेरे को ना बचपन से कंफ्यूजन। मैं बोला क्या? बोले किसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, किसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बोला अगर ये है ना, तो एक मेरे पास छोटा सोल्यूशन है इसका, जानते क्या? अच्छा एक बात बता, जब हम लोग माल परचेज करते हैं, क्या करते हैं? तो बोलो तो मेरे माल गोडाउन में आएगा कि जाएगा, इन के आउट? इन हो गया परचेज में, और जी परचेज किया हुआ माल अगर मैं रिटर्न कर दिया तो माल गोडाउन से आउट हो रहा है, आउट। तो रिटर्न करते वक्त माल आउट हो रहा है, तो इसका नाम रख दिया रिटर्न आउट हुआ। नहीं समझा? जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया तो आउट जा रहा है ना, तो रिटर्न करते वक्त आउट हो रहा है तो नाम क्या रख दिया? रिटर्न आउट हुआ। लॉजिक समझ रहे कैसे नाम आया? अच्छा जैसे सेल्स रिटर्न, अच्छा पहले बोलो, सेल जब करते हैं हम माल, तो गोडाउन में मेरे माल आएगा कि जाएगा? हम सेल कर रहे थे, आउट हो रहा है। अब जो सेल किए थे माल वापस रिटर्न आ गया, तो रिटर्न आ गया मतलब गोडाउन माल इन हो रहा है, तो रिटर्न होते वक्त इन हो रहा है तो नाम क्या रख दिया? रिटर्न इन। बोलो याद रहेगा ये बात? अब अगर किसी को दिखाता, मेरे को जल्दी से बताना, तो ये रिटर्न आउटवर्ड कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल कि नॉमिनल? हाँ सही बोल रहा है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। हमको इसका रीजन चाहिए, नॉमिनल तो सबको ही बोलता है, हमको पता है सबको ही करेक्ट बोलेगा। अब यहीं पर आके होता है कलेश, आपका जो जी है ना उसमें हम कलेश डालने वाले हैं, अभी हम डालेंगे कलेश। क्यों नॉमिनल? क्यों नॉमिनल बोल रहे? वाई, रीजन बोल रहे? एक जन बोल रहा है लॉस, तो लॉस लॉस है ये। दीदी आप बोल रहे गेन, इनकम हो गया ना। दीदी क्या बोलना चाह रही है मैं समझ गया। दीदी आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया जब हम परचेज करते हैं तो मेरा एक्सपेंस है, तो रिटर्न कर दिए तो उल्टा मतलब इनकम गेन, यही है ना? चलो मैं आपका बात माना, इनकम है, नॉमिनल है, मैं आपका बात माना, किंतु रुको,
अब आप वो पुराने वाले बच्चे नहीं है, अब आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको हर चीज का डेफिनेशन आता है। इनकम का डेफिनेशन क्या था बोलो तो? इनकम का डेफिनेशन हमने क्या सीखा है? कैश रिसीव, बेनिफिट गिवन। अच्छा एक बात बता, तुमने कोई माल बेचा था, अगर वो वापस आ जाए, दिल से बोल, इनकम का फीलिंग आ रहा है? पैसे कमाना, सबको माल दे दे, उसको बोल रिटर्न कर देना, इनकम हो जाएगा मेरा, रिटर्न कर देना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? जी में कलेश करने का मेरा काम है, मैं करूंगा कंफ्यूज आपको, आप टेंशन मत लो। सारा चीज का लड़ाई करेंगे एकदम बैठ के, क्योंकि चीजों को ठीक से समझना है। तो जरा सोचो, क्या ये इनकम का डेफिनेशन ही फुलफिल कर रहा है? इनकम बोलना तो गलत है। तो भैया क्या है ये एक्सपेंस अकाउंट ही है बस, इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। नहीं समझा बात? परचेज किए थे, एक्सपेंस है, मैंने वापस किया, तो ये परचेज का ही अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट ही है, बट इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, इसीलिए नॉमिनल। आगे कोई पूछे ना भैया क्यों नॉमिनल, ऐसे मत बोला इनकम है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तुम खुद भी सोचो, अगर तुम किसी कुछ से माल परचेज किया, तुम इसको रिटर्न क्या बोलते, मेरा इनकम हो गया, वाह वाह वाह। ऐसे नहीं होता है, लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बचपन में भी हम लोग को ऐसे सिखाया गया था। अरे वो तो रटाने के लिए कहा गया था, मैं कई बार बोला ना, आप लोगों को बचपन में लॉजिकली थोड़ी ना समझाया गया है। आप लोगों को क्या कराया गया है? रटाया गया है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इनकम, अब आप दिल से बोलो ना, आपको इनकम बोलने का मन कर रहा है क्या? इनकम लग रहा है किसी भी एंगल से, तो क्यों मान ले इनकम है? तर्क करो ना, क्या दिक्कत है? बे इनकम नहीं है तो क्या है भैया, ये परचेज का ही दूसरा अकाउंट खोल के बैठ गए हम, और वो एक्सपेंस ही है, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। क्या वर्ड बोला? रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। इसीलिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। अच्छा अब ये बताओ, तो इस लॉजिक से बचाओ, ये वाला बताओ और मजा आएगा। सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। देखो अब, देखना दिमाग ना अब रुकेगा बोलने से पहले, रीजन बोलो भैया। सेल्स ना इनकम होता है, सेल्स रिटर्न है, तो ये एक्सपेंस है। सोच के देख, क्या एक्सपेंस बोल सकते हैं? बचपन में तो यही सीखा था ना, एक्सपेंस है। सोच के देख, क्या एक खर्चा लग रहा है तुमको? तुमने माल बेचा था, वापस आ गया, तुम्हारा एक्सपेंस है क्या? तो हाँ, एक्सपेंस क्यों नहीं है? अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्सपेंस, उल्टा ही तो एक्सपेंस ही तो होता है, तो बोला एक्सपेंस का डेफिनेशन क्या है? हम पेमेंट करेंगे, बेनिफिट विद इन द ईयर। यहां पर काहे का पेमेंट और काहे का बेनिफिट? हम माल बेचे थे, वापस आ रहा है, तो क्या मेरे को कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? यहां तो कलेश हो रखा है जी में कि माल बेचे थे, वापस आ गया, तकलीफ हो रहा है दिल को, और तुम बोल रहे बेनिफिट मिल रहा है, पागल है क्या? तो ये इनकम नहीं है, सॉरी एक्सपेंस नहीं है, क्या है? रिवर्सल ऑफ इनकम। तो ये बेसिकली इनकम अकाउंट ही है, बट इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ इनकम, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। मैं समझाता हूं, मैंने रीजन क्या दिया इसके लिए। इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंस। नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, रुक, ऐसे बोलते हैं, इट इज एन expense account, comma, but it represents, क्या बोला? but it represents, very good, a reversal of expense। और इसके लिए क्या बोला था भैया? it represents, वो कौन सा अकाउंट है? इनकम अकाउंट ही है, बट it is रिवर्सल ऑफ इनकम। कैटेगरी एक्सपेंस और इनकम का ही है, बस रिवर्स कैटेगरी, उल्टा उल्टा। क्या सर, ठीक है?
आगे चले। अच्छा, एक वर्ड आपको बताना था, आपने शायद सुना होगा, अकाउंटिंग साइकिल। सुना है? अकाउंटिंग साइकिल समझते हो? मतलब स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी अकाउंटिंग जब करते हैं कैसे होता है? सबसे पहले अकाउंट्स में क्या बनाते हो, याद करो? जर्नल। तो स्टेप वन साइकिल का क्या है? जर्नल से शुरू होगा। जर्नल के बाद फिर कहां जाते हो? लेजर्स। तो स्टेप टू लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस के बाद अभी रात हुआ नहीं उसके पहले नशा? ऐसा कैसा नशा भाई? हाँ हाँ हाँ, ट्रेडिंग पीएल और लास्ट में बैलेंस शीट बन। बस यही है अकाउंटिंग साइकिल। मतलब अकाउंट्स का साइकिल कैसे घूमता है, चक्का कैसे घूमता है। तो स्टेप वन क्या बनाते हैं आप? जर्नल। किंतु इस स्टेप का नाम जर्नल नहीं है, पता है? जर्नल तो बुक का नाम है। इस स्टेप का नाम है जर्नलाइजिंग। जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। स्टेप टू लेजर। ए भाई, स्टेप का नाम लेजर नहीं है, लेजर तो बुक का नाम है। लेजर में क्या करते हैं? पोस्टिंग। तो सेकंड स्टेप का नाम है पोस्टिंग। मतलब इनको ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान देने में मजा आता है, छोटा छोटा बात है उसको भी इतना टेक्निकलिटीज में लेके जाते। बच्चे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट, आप कल को जाके बड़े बड़े कंपनीज में इंटरव्यू दोगे और वहां पर ये छोटा छोटा जो गलती है ना, आपका लाख लाख रुपए उड़ा के ले जाए। अब आपको सोचा था सामने वाला कि हम 50 लाख रुपए सैलरी में रखेंगे, अब तुम बोल रहा है स्टेप वन जर्नल, स्टेप टू लेजर। बोलेगा यार जर्नलाइजिंग बोलते इसको इतना नहीं पता है, 50 लाख का आदमी नहीं है, ये 30 लाख का आदमी है, फिर एक तो गलत बोला, 20 लाख का आदमी है, फिर एक गलत बोला, 10 लाख का आदमी हो गया। ऐसे ही चूज होता है ना इंटरव्यूज वगैरह में। इसलिए परफेक्ट बनो, परफेक्शन लाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे हो जाएगा। स्टेप थ्री क्या बनाएंगे आप बोले थे? ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस ये स्टेप का नाम, डोंट वरी। स्टेप फोर ट्रेडिंग एंड पीएल। सुना, मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। नहीं समझा? अच्छा, ट्रेडिंग पीएल से क्या निकालते हैं बोलना? प्रॉफिट लॉस। ऐसे बोले प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का वर्ड हम लोग बोले थे परफॉर्मेंस, इसलिए इसका नाम क्या और एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। और लास्ट में क्या बनता है? बैलेंस शीट। तुम लोग इसका एक कोई अलग नाम बता सकता है इस बुद्धि लगा के परफॉर्मेंस स्टेटमेंट नाम से चोरी करके? पोजीशन स्टेटमेंट। वेरी गुड। और श्रींजो तुम नालायक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीज होता है, ये बैलेंस शीट उसका एक पार्ट है, नालायक। हाँ, गजब बात करता है तुम भी। खुद को बोलने के बाद खटका होगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोले, सिर्फ चार चीज आता है। अटकेगा, धीरे धीरे देखना तुम्हारा ब्रेन सोचना है। अभी तक तुम लोग का जो ब्रेन था ना, वो एक्सेप्टिंग ब्रेन था, जो सुन रहा है हाँ ठीक है। अब तुम्हारा ब्रेन को मैं धीरे धीरे क्वेश्चनिंग ब्रेन बनाऊंगा। अगर मैं गलत बोलूंगा ना कभी, तो तुम तुरंत बोलेगा अरे भैया आप जो बोल रहे हैं ना भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे, इसका लॉजिक बताओ। खुद बोलेगा कुछ दिन बाद। हम बोले 10 दिन, 10 दिन के अंदर ये चेंज हो जाएगा। एक्सेप्टिंग ब्रेन से क्वेश्चनिंग ब्रेन बना, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। चलो ठीक है, जब इतना बात कर ही लिया है तो एक बात कर लेते हैं पहले जर्नल का। आपको पता है ना, कोई भी जो ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। सो ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल, क्योंकि सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी बुक्स बोलते हैं। प्राइमरी समझ, सबसे पहला। इसको इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। इसलिए बुक्स ऑफ क्या बोल देते हैं? ओरिजिनल एंट्री। अब ये जो जर्नल होता है इसका फॉर्मेट कभी बनाया है तुम लोग? देख मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है,
एक तो ये एक तरीके उड़ गया, यहां पर एक डेट का कॉलम आता था, फिर शायद एक पर्टिकुलर आता था ना, उसके बगल में पतला सा कुछ एक लाइन बनता था, हमको पता नहीं क्या होता, क्या होता है ये सर? फोलियो का कॉलम, लेजर फोलियो। अच्छा अच्छा अच्छा, जर्नल फोलियो होता था ना, लेजर फोलियो होता था पक्का? अच्छा अच्छा, मतलब जर्नल में होता है लेजर फोलियो और लेजर में होता है, अच्छा अच्छा, और फिर दो अमाउंट का कॉलम होता था, एक तो डेबिट और क्रेडिट। मैं याद दिला देता हूं, एक होता था डेट, एक होता है पर्टिकुलर्स, एक एल एफ लेजर फोलियो। फालतू कभी तो कुछ भरे नहीं है, फालतू का कॉलम है, फालतू का कॉलम है ना। हाँ पता क्यों बनता है? अच्छा ठीक है, बात करेंगे बाद में, बता रहा उसके बाद डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही बनता है। तो जर्नल का बात कर रहे थे, तो कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और जो रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। बोलो पता है ना ये सब बात? जर्नल एंट्री बनता है, उसमें क्या होता है, कोई भी एक अकाउंट जो होता है ना वो डेबिट होता है, और जो दूसरा अकाउंट है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। बोलो हाँ कि ना? और इस जर्नल एंट्री के नीचे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और उस एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। और ये जो जर्नल एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं ये क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होता है। तेरी भैया ये जो रिकॉर्ड करते हैं, ये मैं क्या बोला? क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, तारीख जैसे जैसे घटना घटते जाता है वैसे वैसे, आगे पीछे नहीं करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। क्या इतना बात सबको पता है? अच्छा बोलो तो जर्नल बैलेंस होता है कि नहीं होता है? नहीं, जर्नल बैलेंस नहीं होता है, लेजर बैलेंस होता है। भैया हम ना बचपन में यहाँ ना बैलेंस लिखते थे ऐसे करके, फिर अगले पेज में टोटल लिख के जाते थे, उसको बैलेंस करना नहीं बोल, समझ में आया? वो बैलेंस करना उसको नहीं बोलते हैं। लेजर अकाउंट बैलेंस होता है, जर्नल कभी बैलेंस नहीं होता। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कोई भी, क्या जर्नल बैलेंस होता है? तो बचपन में वो टोटल लगाते थे, आप लोग कहीं गलती ना कर दें उसके लिए वो सब फालतू काम करवाता था। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नहीं करता वो सब, तो टोटल लगा के इस पेज का अगले पेज में लेके जाएंगे। अब सोच के देख, एक छोटा सा कंपनी का नाम बोलता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर वो हर दिन जर्नल का पेज का टोटल करना चालू करे और अगले पेज में ले जाना चालू करे, उसी के लिए 15 आदमी रखना पड़ेगा टोटल लगाने के लिए। एक दिन में कितना तो एंट्री होता है, तुम समझ रहे हैं मेरा बात? बोला भैया आज तो कंप्यूटर आ गया है, उसका बात नहीं, ऐसे होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा, जर्नल कभी बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस किसको करते हैं? लेजर को नहीं, अकाउंट को। लेजर तो बुक का नाम है पगला, लेजर के अंदर क्या बनता है? अकाउंट। ये जो बनाया जर्नल बुक है, बुक, समझ रहे हैं? बुक के अंदर ये फॉर्मेट बनता है जर्नल। चीजों को समझो, जर्नल एक अलग किताब है, किताब, उसके अंदर ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है। ये जर्नल का फॉर्मा है, इसको बोलते हैं जर्नल का फॉर्मा। समझा मेरा बात? ऐसे ही, कहां गया भाई? हाँ, जर्नल के बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं अब लेजर का। अच्छा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे को लगता है जर्नल के बारे में सबको इतना पता है। मैं लिखवाऊं क्या पॉइंट्स इस पे कुछ, कि इतना पता है सबको? पता है ना? अगला बुक का नाम है लेजर। लेजर एक बुक है, लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, राइट? अब तुम लोग बचपन में तो किया हुआ अलग अलग अकाउंट। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब देना। तीन तरह का अकाउंट होता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेजर में कौन सा अकाउंट बनता है और कौन सा नहीं बनता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कौन सा लेजर में अकाउंट बनता है, कौन सा नहीं बनता? रियल नहीं बनता है, तो मतलब फिक्स एसेट अकाउंट नहीं बनाता तुम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाता है, कौन सा अकाउंट? तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट नहीं बनाता तुम लोग। एक ही तो वजह है, नॉमिनल नहीं बनता है। तो तुम लोग बोला चल सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट नहीं बनाता है, तो बोलो ना सब बनता है। मतलब भैया फालतू बात क्यों कर रहे हैं? तीनों का तीनों अकाउंट बनता है इसके अंदर। ऐसे ब्लफ क्वेश्चन है ये सब, समझो बात को। आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए 1 मिनट पूछ सकते हैं, रियल पर्सनल अकाउंट में से कौन सा लेजर में बनता है, कौन सा नहीं बनता? बच्चा सोच रहा है, तो सोचना क्या है, सारा अकाउंट कहां बनता है? लेजर में बनता है। सारा अकाउंट लेजर में बनता है। बोलो बात क्लियर है? अब तुम लोग जो लेजर का अकाउंट बनाता है बचपन से, कुछ ऐसा ही है ना, टी शेप में। टी शेप होता है ना?
ये साइड डेबिट होता है और ये वाला साइड क्रेडिट। क्यों? नंबर लाइन भूल गया क्या? अभी अभी समझाया। अरे मारेंगे पकड़ के हम, तुम्हें ऐसे भूल जाएगा तो गजनी है क्या? अरे 2 दिन पहले मेरे साथ एक गजब बात हुआ, तुमको तो सुनाए। मैं से यहाँ से ना घर जा रहा था, तो उस दिन ना मैं गाड़ी नहीं लाया था, मैं उससे आ रहा था, मेट्रो से। तो जब मैं जा रहा था ना, तो मैं वो चढ़ के ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है ना जहाँ बुढ़ा लोग बैठता है, वृद्ध, सॉरी बुढ़ा नहीं बोलना चाहिए, वृद्ध लोग बैठते हैं यहाँ पर। तो वो वाला जगह पर जाके मैं ऐसे खड़ा हो गया था, ठीक है ना। तो एक बूढ़े अंकल थे वहां पर, ठीक है ना। हम देख रहे थे, हम ऐसे खड़े हुए आराम से, और ट्रेन अपना हिले जा रहा है, मस्त एसी वाला था मेट्रो, मजा ले रहे थे हम। उसके बाद हम देखते हैं वो बूढ़ा अंकल ऐसे कर रहे हैं, ऐसे किए जा रहे हैं काफी देर से। मतलब फिर हम सोचे क्या, मतलब बहुत परेशान लग रहा था वो आदमी मेरे को। तो हम सोचे कि एक बार आउट ऑफ से पूछ लेते हैं, भाई क्या हो गया कुछ, मतलब होता नहीं आजकल तो सबका कोई दिमाग का ठिकाना नहीं है। तो अब पूछे क्या हुआ अंकल, अब कोई तकलीफ है क्या? बोले क्या बताएं, वो बोलना भी चालू कर दिए। बोले क्या बताएं तुमको? हमने क्या हुआ बताइए। हम देखे कि अभी मेरा 4-5 मेट्रो बाकी है, 5 मिनट निकल जाएगा मेरा भी। तो हम उनसे पूछे भैया क्या बात है बताइए। तो बोल रहे ना कल हम एक पिक्चर देखे थे। हैं? बोले हम, बोले क्या हो गया, तो देखे थे तो ठीक है। बोले नहीं नहीं, वो पिक्चर देखे थे, उसके अंदर देखे थे जो हीरो है ना, हर चीज 15 मिनट में भूल जाता है। बोला कौन सा पिक्चर? बोला गजनी। फिर हम अंकल को बोले अब क्या बात कर रहे हैं, इसको देख के अब ट्रस्ट कर रहे हैं? बोला बेचारा का जिंदगी क्या 15 मिनट में भूल जाता है। हम बोला कभी मेरे क्लास में आइए, बच्चा 5 मिनट में भूलता है। हम तुम्हारा बेइज्जती कर रहे थे, समझ में आया ना? हाँ। अरे नालायक को याद रखो, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। बोला हम लोग तो सोच रहे थे आप सच्ची का कोई कहानी सुना रहे, आप तो बेइज्जती करके निकल गए। आपको बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है, तुम लोग का बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है। तुम लोग काम ही ऐसा करता है तो क्या करें बता। अच्छा ऐसा अकाउंट बनता है, सबको पता है सब। अब यहां पर होता है एक डे, यहाँ क्या होता है पर्टिकुलर। अच्छा लेजर में होता है जर्नल फोलियो, फिर ये अमाउंट का कॉलम रुपीज, उसके बाद डेट, फिर पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज, ऐसे ही बनता है ना सब। अच्छा पोस्टिंग करना आपको आता है क्या, कि वो भी सिखाना है? अगर मान ले एक एंट्री यहां पर आया, फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फॉर कैश है, तो एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए 1000 रुपीज का, कितने का भाई साहब? 1000, तो परचेज टू कैश ऐसे आएगा। अब इसका पोस्टिंग जब लेजर में जाएंगे तो एक परचेज अकाउंट खोल देंगे। अरे बोलो। अच्छा और एक तो कौन सा अकाउंट खुलना चाहिए? कैश। ऐसे मैं रफ में लिख रहा हूं, समझना बात को। हाँ अब तुम लोग समझ गया तो मैं थोड़ा सा रफ कर सकता हूं। अब परचेज में कैसे पोस्टिंग करेंगे? परचेज डेबिट टू कैश, इधर देखो कैसे करते हैं। परचेज डेबिट, हाथ डेबिट की तरफ लेके जाते हैं, डेबिट की तरफ ले जाके फिर लिख दो जो बाकी है, टू कैश। टू कैश मतलब कैश क्रेडिट होता है राइट। तो अब कैश में भी करना है, डबल एंट्री सिस्टम है तो दोनों जगह जाएगा। तो भैया कैश अकाउंट में गया, कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? तो कैश अकाउंट से क्रेडिट की तरफ जाओ, कैश क्रेडिट हो रहा है, हाथ इधर आ गया, इस साइड में हाथ है ना, तो बाकी इधर लिख दो बाई परचेज 1000। ये तो पता ही है सबको यार, सिखाना हमको कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया ये जो लेजर फोलियो है या ये जर्नल फोलियो है, इसका काम क्या? हम लोग जनरली बचपन में हम लोग कुछ लिखे नहीं, मैक्सिमम लोग काम देखा होगा लिखा नहीं। एक बच्चा बोला मुझे पता, आप लोगों को पता है रीजन क्या है? पता है? कुछ नहीं बच्चे, ये पेज नंबर है क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। मैं क्या बोले हम समझे नहीं, मैं आपको समझा देता हूं क्या बोला मैंने। पेज नंबर किसके लिए? क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। प्रैक्टिकली सोचो, एक बिजनेस पूरा साल होता है, पूरा साल बुक्स बनता है, तो एक जर्नल जो बनता होगा उसका बुक कितना, 2 पन्ना का कि 3 पन्ना का? बोला भैया हजारों लाखों होता होगा, लाखों। मैं छोटा सा कंपनी का नाम लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका जर्नल का साइज कितना होता होगा? करोड़ों पेजेस का होता होगा। अब मान ले एक एंट्री किया, उसको खोजना है, उसको करोड़ों पेज, तो मेरे ख्याल से टीम हायर करना पड़ेगा खोजने के लिए वो एंट्री। मेरा बात समझ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, मैं समझाता हूं। जो जर्नल बुक है ना, हर पेज का उसमें नंबर होता है, जैसे अपने नोटबुक में नंबर होता है ना, पेज का नंबर होता है।
ऐसी लेजर जो बुक है ना, वो तो बुक मैंने समझाया, तो हर पेज में एक नंबर हो, समझ रहे मेरा बात। मान ले जर्नल का अभी आप खड़े हैं पेज नंबर 19, क्या खड़े हैं 19 नंबर पेज में, आपने ये एंट्री मार दी, मेरा बात समझ में आ रहा। लेजर में परचेज अकाउंट जो है ना, आप पेज नंबर 37 में बना रखे। लेजर का जो पेज नंबर 37 है, उसमें कौन सा अकाउंट बना हुआ है, परचेज अकाउंट, पूरा पेज में बना हुआ है। और एक नया पेज है पेज नंबर 55, उसमें बना हुआ आपका कैश अकाउंट। तो होता क्या समझो, मैंने लिखा है यहां परचेज टू कैश। अब ये जो परचेज का पोस्टिंग है 1000, आपने लेजर के कौन से पेज में किया है, लेजर का पेज 37, तो यहां आके लिखा जाता है 37, समझा। और लेजर में जब लिखा ना तुम जाके परचेज में टू कैश, तो वहां पर जर्नल का पेज नंबर लिखो, कौन से जर्नल का पेज नंबर से है 19, तो मैं यहां 19 लिख दूंगा। समझो अब आगे, आगे समझना। परचेज टू कैश है ना, तो टू कैश वाला ये वाला पोस्टिंग मैं कैश का पेज में जाके कर रहा हूं, लेजर में कौन सा पेज नंबर में 55, मैं यहां क्या आके लिखूंगा 55, समझ रहा है। और जो कैश अकाउंट में जो लिखा ना बाई परचेज, वो कौन से जर्नल का पेज नंबर से है 19, मैं यहां 19 लिखूंगा। इससे फायदा क्या होगा, अगर मेरे को कभी भी यह आइटम एक बुक से दूसरा बुक में खोजना है, तो मुझे ज्यादा नहीं खोजना है, मेरा बात समझो। मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो पता चला ये एंट्री में कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो मेरे को लेजर में ठीक करना पड़ेगा। तो मैं क्या लेजर का पेज करके गिनते जाऊंगा, क्या खोजते रहूंगा, समझ रहे मेरा बात, वो नहीं चलेगा। मैं क्या करूंगा, अच्छा परचेज में पोस्टिंग गलती हो गया भैया, पेज 37 में जाके ठीक कर लो, तो मैं लेजर में जाऊंगा, पेज 37 में जाऊंगा, मेरे को एंट्री फट से मिल जाएगा। नहीं समझा मेरा बात, कुछ समझ नया कुछ समझने मिल रहा है क्या। अब ऐसे ही सोचो, टू कैश 55, तो मेरे को लेजर में जाके खोजना है, तो लेजर में जाके पेज 55 में जाऊंगा, फट से ठीक कर लूंगा। या फिर उल्टा पता चला तुमको, तुम किसी दिन चेक कर रहा था, मान लो ऑडिट कर रहा था, तुमको लग रहा है ये एंट्री में कुछ गलत है, भाई भाई परचेज नहीं होना चाहिए, जाके इसका जर्नल देखो तो क्या था, नहीं समझ रहे। तो जर्नल का तो अब तुम्हारा लाखों पेज का जर्नल है, क्या खोजते रहेगा थूक लगा लगा के, मेरा बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। नहीं, तो मैं क्या करूंगा पेज नंबर 19, तो मैं जर्नल में जाऊंगा, पेज नंबर 19 खोला, एंट्री दिखा, मैं देख लिया तुरंत, जो ठीक करना कर लिया। क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए रखा था। नहीं समझा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो आगे से कोई पूछे जर्नल फोलियो लेजर फोलियो फालतू बनता है, तो उसको बता देना फालतू नहीं बनता है, ये क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए बनता है। किसके लिए, क्रॉस रेफरेंसिंग। अब यहीं से एक छोटा सा पॉइंट जो हम लोग अपनी जिंदगी में उतारेंगे, मैं वो बोल रहा हूं। मैंने यहीं से आइडिया लिया है हमारे लिए, हम अपने जिंदगी में कैसे टाइम बचाएंगे। अब तो सुनो, अभी तुम लोग एक कॉपी बना रखा है अकाउंट्स का, अरे बोलो हाँ। अब इसके बाद मेरा एक तो बुक भी मिलेगा आपको। अब आगे जाके ऐसा होगा कि अलग अलग चैप्टर का हम लोग बहुत सारा सम सॉल्व करेंगे, बुक में पेज नंबर किया हुआ रहेगा, मैं जो बुक दूंगा 1 2 3 4 पेज नंबर किया हुआ रहेगा। तुम्हारा जो नोटबुक है ना, आज घर जाके इसका पेज नंबर चालू कर दो, जहां से 1 था ना 1 2 3 करके लिखते जाओ, और हो सके तो बैठ के पूरा पेज नंबर लिख देना आज कॉपी में भी। लिख दिया। अब समझो कैसे हम लोग यूज करेंगे अपने लाइफ में टाइम बचाने के लिए क्रॉस रेफरेंसिंग। अब मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आप, ठीक है ना, चैप्टर का नाम मान लो है डेप्रिसिएशन। अब मैं डेप्रिसिएशन का बोला बेटा चल हम लोग सम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तुम नोटबुक में जाके अभी तक क्या लिखता था 1 सॉल्व करेंगे, अब तुम 1 नहीं लिखेगा, तुम लिखेगा 1, इसके नीचे लिखेगा बाई, और बुक में जो डेप्रिसिएशन का सम नंबर 1 जिस पेज नंबर में है ना, वो यहां लिख देना। मतलब मान ले बुक का पेज नंबर 28 में है, तो तुम यहां लिखेगा 1/28, और यहां पर हम लोग सम सॉल्व कर लेंगे। और खत्म नहीं हुआ, जो बुक होगा तुम्हारा किताब 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 में यहां पर सम नंबर 1 पूरा लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन तुमने कहां किया, ये नोटबुक में किया है ना। नोटबुक का पेज नंबर कौन सा है, मान लो ये नोटबुक का तुम्हारा पेज नंबर 7 मान लेते, तुमने नंबरिंग कर लिया होगा पेज नंबर, समझ रहे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर बुक में सम नंबर 1 के बगल में जाके लिखूंगा 1/7।
1/7, 7 है ना पेज नंबर, 1 मतलब कॉपी नंबर 1, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी ना तुम्हारे पास एक ही कॉपी रहेगा, आगे जाके 2 3 4 कॉपीज होगा, तो मैं बोल रहा हूं ये कॉपी नंबर 1 का पेज नंबर 7 में। अब इससे फायदा क्या होगा तुमको, आगे जाके सोचो क्या फायदा होगा। मान लो हम तुमको बोले एग्जाम के पहले कि बहुत सारा सम रहेगा ना अपने बुक में, तो अब अपना बुक में तो 300-400 सम है, अब हम तुमको बोल दिए कि डिप्रिसिएशन चैप्टर का ना सम बहुत इंपॉर्टेंट, रिवाइज कर लेना। अब तुम्हारे पास प्रैक्टिकली कम से कम 5-6 कॉपी बन चुका होगा एंड तक, तुम देखोगे बनेगा वो जरूरी नहीं। अब तुम खोजोगे थूक लगा लगा के कौन सा पेज में किया था, खोजो, ऐसे नहीं खोजना पड़ेगा। तुम बुक खोला, बुक में क्या लिखा हुआ है 1/7, तो 5 कॉपी में से कॉपी नंबर 1 पेज नंबर 7 सोल्यूशन दिख गया। या फिर कभी मान ले खुद रिवीजन कर रहा है, होता नहीं कॉपी खोल के जब रिवीजन करते हैं तो ये सम आ गया मान ले सोल्यूशन, सर बोले थे इंपॉर्टेंट है एक बार क्वेश्चन पढ़ना है हमको, तो मैं क्या किया अपना ये जो आंसर स्क्रिप्ट में यहां क्या देखा 1/28, यही दिखा ना हमको, मतलब ये सम नंबर 1 है, बुक का पेज नंबर, तो मैं बुक में जाऊंगा पेज नंबर 28 खोला, सम नंबर 1 दिख जाएगा तुरंत मेरे को बार बार पेज खोलने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सबसे ज्यादा फायदा कब होगा पता है इसका, एग्जाम के पहले दिन, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपना बचपन याद करो, कई बार ऐसा हुआ है एग्जाम के पहले दिन बहुत सारा चीज खोजने में टाइम वेस्ट हुआ, अपने कॉपीज में लिखा हुआ होता था, कहां लिखे याद नहीं आ रहा यार, बहुत डर लगता है, बहुत पेज पलटना पड़ता है कभी इधर, और एग्जाम में इतना हड़बड़ी रहता है ना, सामने से 3 बार लिख जाएंगे हम लोग, लिखा हुआ है वहीं पर 3 बार देखें पेज को, समझ में नहीं आ रहा वही लिखा हुआ, तो ये किया हुआ रहेगा ना, तो एग्जाम के पहले दिन कम से कम है बताओ, कम से कम 2 से 3 घंटा बचता है, यूज करेगा ना आइडिया, अरे बोल ना, आइडिया तो बढ़िया है कि बढ़िया नहीं लगा, बढ़िया लगा। अच्छा अब आगे सुनो, मैं समझा रहा था आपको लेजर, लेजर के अंदर जर्नल से लेके आते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, क्या करना बोलते हैं पोस्टिंग, सारा पोस्टिंग करने के बाद लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, लेजर को बैलेंस नहीं किया जाता है, अकाउंट, मैंने बोला लेजर का अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। अब मान ले इधर एक 1 लाख का फिगर आया टोटल, मैं क्या बहुत सारा आइटम है नहीं समझा, तो जैसे समझाता हूं, इधर लिखा हुआ है 10,000, इधर लिखा हुआ है 20,000, इधर लिखा हुआ है 30,000, ठीक है, इधर लिखा हुआ है 5,000, इधर लिखा हुआ है 10,000। मैं बोलता हूं अकाउंट को बैलेंस करो, कैसे करोगे, तुम सोच रहे भैया इधर टोटल तो आ रहा है 60, मगर इधर टोटल तो कम आ रहा है, तो बैलेंस कितना आ रहा है 45,000 क्रेडिट साइड में आ रहा है, तुम लोग ऐसे ही ना लिखता था बाई बैलेंस कैरेड डाउन, अरे बोलो। अब मेरा यहां क्वेश्चन है, ये जो 45,000 बैलेंस है जल्दी बताओ ये कोई डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में है तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, गधा है तुम लोग, ये डेबिट बैलेंस है मुन्ना, कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस, क्यों समझो, ध्यान से सुनना मेरा बात, द नेम ऑफ द बैलेंस इज गिवन depending on the side which is heavier, the name of the balance is given depending on the side which is heavier, जो साइड ज्यादा भारी है ना वो नाम दिया जाता है, ये साइड 60 है ये साइड 15 है, तो भारी कौन सा साइड है डेबिट साइड, तो लिखे भले क्रेडिट साइड में है पर है कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस, डेबिट ज्यादा है डेबिट बैलेंस, समझ रहे हैं। हाँ अगले दिन इसको ऐसे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो लोग हमको बोला था ये क्रेडिट बैलेंस है, तो तुम ये बोलना चाह रहा था कल रात को तो क्रेडिट था आज सुबह होते होते डेबिट हो गया, ऐसे थोड़े ना होता, समझ रहे मेरा बात। अच्छा अब ऐसे बताए, मान ले मैं ऐसे ऐसे एक तो दे रहा हूं, अरे यार हटना सब लोग, हाँ एक अकाउंट है मान ले ऐसा, अब इस साइड में दिया हुआ है 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है मान ले 50,000, 40,000, अब बैलेंस करेंगे तो किधर आ रहा है देख, टू बैलेंस की बाई बैलेंस क्या आ रहा है, अरे देख ना इधर में कितना आ रहा है 90, इधर में कितना है 60, कम है ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 30,000 इधर आ रहा है ना, ऐसे ना लिखेगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, समझ रहे मेरा बात, मेरा क्वेश्चन ये कौन सा बैलेंस है, हाँ क्रेडिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे डेबिट साइड से, तो इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। जल्दी से देखो और बोलो बात समझ में आया कि नहीं,
सब एकदम क्लैरिटी है? तो इसका मतलब ये बात थोड़ा सा अगर मैं ऐसे बोलूं आपको याद रखने के लिए कि इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और अगर मैं बोलूं कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। मुन्ना ये लिख के रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ के कंफ्यूज करता बच्चों। आगे तो गलती नहीं होगा, बैलेंस पूछेंगे तो वो तो अगले दिन से छड़ी लेके आएंगे, डोंट वरी। पतला वाला पहले का मास्टर लोग रखता था ना छड़ी, अभी का मास्टर को भी चालू करना पड़ेगा छड़ी। हम लोग स्कूल में होता था, हमको अभी याद है, क्लास 4-5 में थे ना जब हम लोग, तो स्पेशली हम लोग का हिंदी पीरियड होता था। उसमें हम लोग के एक हिंदी सर थे जिनका नाम था राम सर, ठीक है ना। पूरा एकदम प्रॉपर हिंदी सर वाला लुक था उनका, वो पूरा धोती कुर्ता पहन के, और बहुत अच्छे टीचर थे, नो डाउट ही वाज वेरी फैबुलस टीचर। बट क्या था ना, मेरा हिंदी में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत जन का होता है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता था हिंदी में। और स्पेशली वो ई की मात्रा कब वो छोटी लगेगा और कब वो बड़ी लगेगा ना, वो ना अभी तक भी ना कंफ्यूजन है मेरे को। अभी भी कोई पूछता है तो मेरा थोड़ा सा है ढीला हाथ वहां पर। और राम सर को क्या था ना, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक होता था तो वो ठीक करने के लिए वो ना छड़ी रखते थे स्कूल में, तो पतला वाला नहीं होता ऐसे, और अगर तुम एक स्पेलिंग, हर स्पेलिंग मिस्टेक का एक छड़ी पड़ेगा, टक करके पड़ता था। और उस वक्त क्या होता था ना, छोटे थे ना, हाफ पैंट होता था, फुल पैंट नहीं था। समझो दर्द को, अगर पैंट के ऊपर भी पड़े ना ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, थोड़ा लाल होता है, और तुमको डायरेक्ट सट अगर स्किन पे पड़ेगा ना, वो पूरा एकदम ऊपर जाता है। तो एक दो बार सट सट करके हुआ ना तो जला। जलने से ये नहीं हुआ कि मेरा स्पेलिंग अच्छा हुआ, स्पेलिंग तो वैसा का वैसा ही रह गया, मेरा बात सुना, किंतु अब स्पेलिंग ठीक हो नहीं रहा। तो फिर क्या करते थे पता है, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे। हम लोग का क्या था स्कूल में ना, जब वो वर्नाकुलर पीरियड होता था तो उसमें बंगाली क्लास भी होता था, हिंदी के बच्चे भी होते थे। तो बंगाली वाले बच्चे लोग का वही रूम में बैठते थे, हम लोग को उठ के दूसरा रूम में शिफ्ट करता था हिंदी क्लास के लिए। हम लोग दौड़ के उस रूम में घुसते थे और पूरे रूम में खोजते थे वो छड़ी कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि बहुत छुपा के रखते थे, ठीक है ना, कि जिससे बच्चा को मिल नहीं जाए। और छड़ी को निकाल के विंडो के बाहर थ्रो कर देते थे। एक दो बार तो सर को समझ भी नहीं आया कि हम तो नया नया छड़ी ला के रखते हैं, यार गायब कहाँ हो गए, यहीं तो कल रखे थे। एक दो बार पूछे भी, अरे यहाँ पर रखा हुआ था। स्कूल का स्टाफ को बोले यहाँ रखे थे, कहाँ गया? मैं तो नहीं सर, हम तो नहीं लिए। फिर बाद में उनको एक दिन समझ में आ गया, और उसके बाद वाले दिन वो जो अलग वाला छड़ी लाके जो धुलाई किए ना, मतलब अलग लेवल का बात हो गया था। वहां तो सड़सड़ हो रहा था, उसके बाद सुड़ सुड़ होने लग गया था कि हम लोग भी बदमाशी किए। ऐसा कुछ बताइए, बेचारे सर अपना बहुत कोशिश की है मेरा हिंदी स्पेलिंग ठीक करने का, पर हो नहीं पाया। अच्छा बोल, समझ में आ गया तक? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने लोग आज इतना ही रखते हैं। आज काफी सारा चीज अपने लोग कवर किए, तो आप लोग एक काम करोगे, अगले दिन आने से पहले पूरा जितना अभी तक बेसिक्स पढ़े ना रिवाइज करके आना। एक क्लास और मैं लूंगा बेसिक्स का आपका, उसके अंदर अपने लोग ये जर्नल एंट्रीज कैसे होता है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो है, जो आगे अपने को लगेगा, उसका प्रैक्टिस करेंगे अगले दिन। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, एंट्रीज कैसे फटाफट सोचना है। पहले स्लो सोचना सिखाऊंगा, फिर फास्ट सोचना सिखाऊंगा, फिर थोड़ा हाई लेवल के जो एंट्रीज हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।